हे बडीज, वेलकम टू माय चैनल बुक ऑफ मनवा। आज के एपिसोड में हम द ग्रेट वॉर का इसका एपिसोड 2 को एक्सप्लेन करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और शुरू करते हैं इसका एपिसोड नंबर 2। एपिसोड की शुरुआत में हमें गलियों का सीन दिखाया जाता है जहां पर कोई आपस में बात करता जा रहा होता है। अगर तुम इसके बारे में सोचो तो ये अजीब सा था, क्योंकि मुझे अपने टॉयलेट की बदबू मार ही डालेगी। और फिर दिखाते हैं ये और कोई नहीं बल्कि लिम और युनवू होता है। लिम युनवू से बोलता है शायद ऐसा इसीलिए है क्योंकि वो बिल्डिंग काफी पुरानी है। युनवू बोलता है तो क्या इस पीपी से वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लिम बोलता है बाथरूम में बदबू सिर्फ इसी से ठीक हो सकती है, होपफुली ये काम तो करेगा ही। आगे युनवू बोलता है मैं देख रहा हूँ तुम सचमुच कमाल के हो लिम, शायद किसी और को इस तरह का आइडिया मालूम ना हो। मैं हमेशा भागता रहता हूँ, इसीलिए मैं कभी भी एक घर में ज्यादा टाइम तक नहीं रुका हूँ। लिम उसकी ऐसी बातें सुन बोलता है भाग रहे हो, आखिर तुम्हारा इससे क्या मतलब है। युनवू बोलता है हाँ, उन्होंने कहा कि अगर मैं पकड़ा गया तो मैं बड़ी मुसीबत में पड़ जाऊंगा। लिम पूछता है और ये तुमसे किसने कहा, लेकिन युनवू उसे ये एक सीक्रेट बताता है। लिम बोलता है खैर हमारे साथ रहने में तुम्हें कैसा लग रहा है, लगभग एक वीक हो गया है। युनवू बताता है हाँ, हर कोई मेरे साथ अच्छा बिहेव कर रहा है और मुझे काफी कंफर्टेबल लगता है। यूनडोंग मेरा बहुत ख्याल रखता है और मुझे बहुत सारी अलग अलग बातें बताता है। डॉक्यूम बैग दिखने में काफी ठंडा है लेकिन फिर भी वो मेरा बहुत ख्याल रखता है। और हीसू कॉन्ग तो बस खाता ही रहता है। लिम बोलता है ये अच्छा है कि हीसू तुम्हारी हेल्प करता है। युनवू बोलता है सचमुच तुम सभी के साथ बिताए ये 7 दिन मेरे लिए यादगार रहने वाले हैं, तुम्हारा शुक्रिया लिम। लिम उसको आगे की बात बताता है जब तुम हमारे साथ शामिल हुए थे तब एक झगड़े के बाद हमारा रख रखाव का टाइम था, इसीलिए हमारे पास कुछ खाली टाइम था और तुम इसी बीच आए और तुम तो खुश नसीब हो। फिर युनवू बोलता है अच्छा तो क्या आप जीत गए। लिम बोलता है ऑफ कोर्स, लेकिन जब तक मैं बदला नहीं ले लेता तब तक ये सक्सेसफुली जीत नहीं होगी। ये इतनी जल्दी खत्म नहीं होगा जब तक मैं उन्हें उनके किए का बदला नहीं चुका देता। लिम की इन बातों को सुनकर युनवू उसकी ओर हैरानी से देखने लगता है और सोचता है इसे कोई गहरी चोट लगी है जो जल्द भरने वाली नहीं है। युनवू बोलता है आप क्या सोचते हैं कि ये बदले का अंत है लिम। फिर लिम युनवू से उसकी इस बात का मतलब पूछता है। युनवू बताता है एक कहावत है, अगर आप बदला लेना चाहते हैं तो आपको अब पहले से ही 2 कब्रें खोद कर रखनी होंगी, क्योंकि अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो फिर बदला लेना बिल्कुल ही बेकार है। और लिम उसकी इस कही बातों का थोड़ा बहुत मतलब समझ जाता है। वो दोनों अभी रास्ते में ही जा रहे होते हैं तभी उन्हें कुछ शोर सुनाई देता है जिससे दोनों का ध्यान दूसरी ओर जाता है। वो देखते हैं कि वो बदमाश बंदा किसी ओल्ड मैन को पकड़ के उसके पेट और मुंह पर मुक्के ही मुक्के बरसा रहा होता है और उस बूढ़े अंकल को दिखाते हैं जिसके मुंह और नाक में से मार खाने की वजह से खून बहना शुरू हो जाता है और वो बेचारा अंकल उसको छोड़ने के लिए कह रहे होते हैं। वो बंदा गुस्से में कहता है ओए बूढ़े, आखिर तेरी प्रॉब्लम क्या है, तू मुझे अभी भी कुत्ते के पिल्ले की तरह क्यों घूरी जा रहा है, क्या तुझे और भी पिटाई खानी है। वो उस बूढ़े को मारने लगता है तभी साइड से उसके चेहरे पर कोई पीपी फेंक कर मारता है। वो पीपी उसके फेस पर इतनी जोर से लगती है जिससे उसके चेहरे का तो कुछ पल के लिए नक्शा ही बिगड़ जाता है। इससे पहले वो बंदा कुछ सोच पाता आखिर ये किस कमीने ने मारी है, उससे पहले लिम आगे बढ़ता है और उसके ठीक चेहरे के बीचों बीच अपने घुटने से अटैक करके उसे सबक सिखाता है। उन दोनों को आपस में लड़ता देख वो बूढ़ा अंकल अपनी जान बचाकर वहां से खिसक जाता है। फिर हमें लिम को दिखाया जाता है जिसने सिर्फ अपने एक ही हमले से उस बंदे को नीचे लटा दिया होता है और उसका चेहरा भी पूरा खून से लथपथ हो जाता है। इसे धोने के बाद लिम युनवू को कहता है क्या तुम्हें यह पता है मुझे इस बात की परवाह नहीं है, भले ही बदले लेने का मतलब नर्क हो, मुझ खुद को शिकारी बनना होगा अगर मैं खुद शिकार नहीं बनना चाहता। लिम का ध्यान युनवू की तरफ ही होता है तभी वो बंदा फिर से उठकर खड़ा हो जाता है और एसिड की पीपी का ढक्कन खोलकर लिम पर डालने लगता है। उसे उड़ता देख लिम का ध्यान पीछे जाता है और तब तक उसने ढक्कन खोल लिया होता है और एसिड भी लिम की तरफ फेंकने लगता है। साथ में वो चिल्लाता है कमीने तुम यही मरोगे। लिम के पास उसे रोकने के लिए वक्त कम रह गया होता है लेकिन युनवू लिम को बचाने के लिए आगे बढ़ता है। युनवू के हाथ में जो दूसरी पीपी पकड़ी होती है वो उस बंदे के हाथ पर मारकर उसकी पीपी ऊपर की ओर उछाल देता है जिससे लिम बच जाता है। लेकिन वो पीपी ऊपर उछलने पर जब वापस नीचे गिरती है तो ढक्कन खुला होने की वजह से वो सारा एसिड उस बंदे के चेहरे पर गिर जाता है और वो वहीं पर तड़पना शुरू कर देता है। वो चिल्लाता है प्लीज मेरी मदद करो, ये बहुत गर्म है, इससे मेरा चेहरा जल रहा है, प्लीज कोई तो मुझे बचाओ। लेकिन युनवू और लिम को उसकी ऐसी हालत देख उनको फर्क नहीं पड़ता। लिम युनवू को अपनी मदद करता देख उसको कहता है वाह क्या बात है, तुम्हारी स्पीड तो सच में लाजवाब। लेकिन युनवू कहता है मेरे ख्याल से अब हमें दूसरा एसिड खरीदना होगा क्योंकि ये वाला तो पूरी तरह से बेकार हो चुका है। युनवू लिम को कहता है मैं सोचता हूँ कि बदले की कहानी ना तो खून से होती है और ना ही नर्क से। बदला लेने के लास्ट तक सिर्फ वहाँ चारों ओर आसपास लाइट ही लाइट होगी। और जब युनवू एसिड में देख रहा होता है तब उसका चेहरा अलग ही दिखाई दे रहा होता है, मानो कि युनवू पहले ऐसा दिखता था। आगे युनवू कहता है और बस यही बात है कि वो इस छोटी सी बॉडी से इतनी अच्छी स्पीड चलने में कामयाब है। तब लिम कहता है आखिर ऐसा क्यों है। युनवू कहता है ये बात पूरी तरह से क्लियर है क्योंकि जो भी अपनी इच्छा को पूरी करता है वो हमेशा चमकता रहता है और युनवू इसीलिए ये सब कर रहा होता है क्योंकि उसने इस तरह का बदला देखा हुआ है। सीन फिर से गैमिन के स्कूल की छत पर शिफ्ट होता है जहाँ पर गैमिन लिम से पूछ रहा होता है आखिर तुम यहाँ किस बात को जानने के
लिए आए हो? लिम बताता है, मैं तुमसे यहाँ युनवू के बारे में जानने आया हूँ। गैमिन बोलता है, कौन युनवू? क्या तुम उसी क्रिमिनल की बात कर रहे हो जिसको मैंने पकड़ा था? लिम गुस्सा होते हुए बोलता है, फिलहाल अभी के लिए हाँ, क्योंकि मैं उसी के बारे में जानने आया हूँ। गैमिन बोलता है, लेकिन अभी के लिए ही क्यों? क्या तुम अभी उसे ढूंढने की कोशिश कर रहे हो? लेकिन मैं सच बताऊं, मुझे नहीं मालूम वो कहाँ गया। वो वहां से भाग गया और गायब हो गया। लिम बोलता है, आखिर वो कौन सी डायरेक्शन की ओर गया था? गोल्फ कोर्स की ओर या पास के अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्सेस की ओर? गैमिन कहता है, लेकिन तुम उस बच्चे को ढूंढने के लिए इतना एक्साइटेड क्यों हो? क्योंकि मैंने सुना है कि पुलिस उसका पीछा कर रही थी। क्या मैं तुमसे ये जान सकता हूँ आखिर तुम्हारा उस क्रिमिनल के साथ रिश्ता क्या है? कहीं तुम उस क्रिमिनल की हेल्प करके उसको बचाने की कोशिश तो नहीं कर रहे हो? लिम उसकी बातों को सुन गहरी सांस लेता है और बोलता है, मैं जानता हूँ तुमने भी उसकी वहां से भागने में उसकी मदद की है। गैमिन लिम की बातों को सुन हैरान हो गया होता है और मन में सोचता है, आखिर ये इतना सही प्रेडिक्ट कैसे कर पा रहा है? गैमिन फिर से कहता है, तुम क्या कह रहे हो? तुम पहले भी बकवास कर रहे थे, वो बस मेरे हाथों से फिसल गया। मैं ऊपर से गिरते एक चाकू से बचने की कोशिश कर रहा था। लिम बोलता है, तुम झूठ बोल रहे हो, तुमने उसे वहां से जानबूझकर जाने दिया। लिम कहता है, एक क्लोज सिचुएशन जिसमें किसी के गले पर चाकू तान दिया गया और तुम उसकी ओर दौड़े और उसे चोट पहुंचाए बिना युनवू को उससे दूर करने में कामयाब रहे। तुम ऐसे पर्सन हो जिसमें एजिलिटी के साथ साथ रिएक्शन टाइम भी है। वो सिर्फ एक चाकू की वजह से वहां एक जगह नहीं रुक सकता था। ये अजीब मोमेंट जो कोई भी पहले लड़ चुका है वो सीधे तौर पर इस बात को आसानी से जान लेगा कि तुमने युनवू को वहां से जाने क्यों दिया। लिम उसकी पोल खोलता देख गैमिन के तोते उड़ गए होते हैं। आखिर इसको ये सब कैसे पता? तब गैमिन मन में सोचने लगता है, मैंने उसे इसी वजह से वहां पर जाने दिया क्योंकि वो बच्चा रोने लगा था और मुझे उस पर तरस आ गया था और मेरा मन उसको पकड़ने की परमिशन नहीं दे रहा था। गैमिन अपना मुंह घुमाते हुए लिम को कहता है, मैंने तुमसे कहा तो है कि मैंने उसे जानबूझकर नहीं जाने दिया। अगर तुम बस इतना ही कहना चाहते थे तो प्लीज अब यहाँ से चले जाओ। लिम उसको जाता देख अब सीरियस फॉर्म में आकर कहता है, तुम्हें पहले ही ब्रेव सिटीजन का अवार्ड मिल चुका है तो तुम किसी क्रिमिनल को खुद से छोड़कर उसे दोबारा पकड़ा हुआ नहीं देखना चाहोगे, क्योंकि ये आपके नोबल फादर की रेपुटेशन को खराब कर सकता है ना? गैमिन लिम की ऐसी बातें सुनकर वहीं रुक जाता है और अब वो भी सीरियस फॉर्म में आकर लिम को बोलता है, अच्छा और ये क्यों और किस लिए होगा? लिम बोलता है, ये सब न्यूज में था। तुम्हारे डैड एक मेडिकल हीरो युन जुंग हो है। तुम्हारे डैड ने किसी को उसकी जिंदगी वापस दी जबकि उसके बेटे ने दूसरे को रोन डाला। गैमिन लिम को बोलता है, तुम क्या कह रहे हो? वो वही क्रिमिनल था जो वहाँ किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए कोशिश कर रहा था। अब लिम को भी यहाँ एक झटका लगता है क्योंकि अब उसे कंफर्म हो चुका होता है कि युनवू उसको बेफालतू मारने के लिए नहीं बल्कि अपना कोई बदला लेने के लिए कोशिश कर रहा था। तब लिम सभी पास्ट में बीती बातें याद करने लगता है कि किस तरह युनवू उसको बता रहा था, बस मैं जाने वाला हूँ, वैसे भी 15 दिनों में मैं मरने वाला हूँ। वो ना तो खुद को मारने की कोशिश कर रहा था और ना ही उसका मर्डर किया जाएगा। जब युनवू ने मुझे ये बताया था, मैं जानता हूँ कि बदला लेने की इच्छा कैसे होती है, तब युनवू ने अपना खुद का बदला लेने की भी इच्छा जताई थी और जब वो बदला लेगा तब वो जानता था कि उसकी खुद की जान भी खतरे में होगी, लेकिन फिर भी वो मुस्कुराता रहा और वो लड़का अपना पूरा टाइम मुस्कुराने में बिता देता। क्या इसका यही रीजन था? और उसने मुझे ये भी बात बोली थी, जो अपनी इच्छा पूरी कर लेता है वो हमेशा चमकता रहता है, शायद इसीलिए क्योंकि उसे विश्वास था कि वो भी चमक सकेगा। अब लिम यहाँ पर सारे खेल को समझ आता है। तब वो कहता है, युन गैमिन, तुमने किसी का बदला लेने का ओनली ऑन वन चांस बर्बाद कर दिया। लिम बोलता है, वो बच्चा अभी भी शायद कहीं पर घूम रहा है, अगर तुम्हें पता है कि वो कहाँ गया है तो प्लीज उसे ढूंढने में मेरी हेल्प करो। गैमिन आगे कहता है, अब तुम्हें अपनी बकवास बंद कर लेनी चाहिए। तुम्हें बदला लेने के लिए किसी का मर्डर करने की परमिशन कब से मिल गई? मैं माफी चाहता हूँ लेकिन तुम मेरी एक बात कान खोल के सुन लो, मेरी नजरों में क्राइम तो क्राइम ही है और साथ ही साथ ये भी जान लो मेरा किसी क्रिमिनल का हेल्प करने का कोई भी इरादा नहीं है। लिम भी अब गुस्सा होकर गैमिन को बोलता है, ऐसा लगता है जैसे वो रिश्ते में ही तुम्हारा कुछ लगता हो। अगर वो एक क्रिमिनल एक्टिविटी थी तो फिर तुमने उसकी उस एक्टिविटी में मदद क्यों की? मैंने तो मान लिया था कि तुम हमारे साथ हमारी हेल्प करने में इंटरेस्ट रखते हो क्योंकि तुमने युनवू को जाने दिया था। जबकि गैमिन अभी भी यही बोलता है, मैंने तुमसे कहा ना कि मैंने उसे नहीं जाने दिया। लिम बोलता है, तुम अपने डैड के साथ जिद्दी बनो, मेरे साथ नहीं। मुझे बताओ, जब मैं अच्छा बिहेव कर रहा था तो तुम मेरे बारे में क्या सोच रहे थे? गैविन बोलता है, मेरे डैड का जिक्र करना बंद करो, तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए और ये बात मैं तुम्हें अभी प्यार से कह रहा हूँ और मुझे यहाँ से जाने दो क्योंकि मुझे भी पढ़ने के लिए जाना है। लिम कहता है, दुनिया के लोगों की कोई परवाह ना करना, बस क्लासरूम में जाकर चुपचाप स्टडी करना, ये कितना अच्छा और आसान काम है। गैमिन भी जवाब देता है, तुम ही हो जो कुछ नहीं जानते, तो अपनी बकवास बातें करना बंद करो। दोनों की कन्वर्जेशन खत्म होने के बाद दोनों एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं और एक दूसरे को ही घूर घूर के देखने लगते हैं। इतने में गैमिन का दोस्त सेयुन नीचे क्लास से छत पर आकर गैमिन को स्टडी करने के लिए बुलाने आता है। उसके ठीक आते वक्त लिम और गैमिन दोनों ही एक दूसरे को पंच मार रहे होते हैं। दोनों के पंचेस में इतनी ज्यादा फोर्सेस होती है जिससे दोनों के ही मुंह से खून निकलना शुरू हो जाता है। सेयुन ऊपर आकर जब
ये नजारा देखता है उसकी आंखें तो बस वहीं पर चौंधिया जाती है। अपने दोनों ही खिलाड़ी रुकने का नाम नहीं ले रहे होते हैं। गैमिन लिम को फिर से एक पंच मारता है लेकिन लिम उसे इजीली डॉज कर लेता है और पीछे से बेचारा सेयुन चिल्ला रहा होता है, रुको यार तुम दोनों ये क्या कर रहे हो। सेयुन के रोकने पर भी दोनों रुकने का नाम नहीं ले रहे होते हैं और दोनों एक दूसरे पर मुक्के लाते बरसाने में लगे होते हैं और दोनों की ही लड़ने की स्पीड इंसेन लेवल पर होती है। सेयुन दोनों की फाइट देखकर कहता है, आखिर अभी ने क्या हो गया, ये इतना लड़ क्यों रहे हैं। नीचे ली यून ठीक बोल रहा था कि ये पक्का कोई फाइटर ही होगा। दोनों ने फिर से अपने अपने पंचेस रेडी कर लिए होते हैं और दोनों ही एक दूसरे को शिकार करने वाली नजरों से देख रहे होते हैं। गैमिन बिना कोई टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ता है और लिम को पंच मारता है लेकिन लिम गैमिन के पंच से बच जाता है और जिससे उसकी वहीं पर सिर्फ जैकेट रह जाती है। फिर लिम अपनी चाल चलते हुए बड़ी स्पीड से आगे बढ़ता है और उसने अपनी मुट्ठी बिल्कुल टाइट की होती है। गैमिन को भी उसका अटैक डॉज करने के लिए अब देरी हो गई होती है और लिम तभी अपना पंच नीचे से लेकर आता हुआ गैमिन की थोड़ी पर मारता है। लिम ने पंच इतनी जोर से मारा होता है, दिखने में तो ऐसा लगता है कि गैमिन का खेल वही खत्म हो गया, लेकिन गैमिन वो पंच खाने के बाद भी ठीक होता है और लिम को बोलता है, कमीने आखिर तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई। क्योंकि जब लिम ने उसे पंच मारा होता है तभी ठीक एक सेकंड बाद लिम को भी एक झटका लगता है क्योंकि गैमिन ने ठीक लिम की चेस्ट के नीचे वाली जगह पर कोई कराटे वाली टेक्निक का इस्तेमाल किया होता है जिससे लिम वहीं पर स्टेबल रह जाता है। सेयुन दोनों की फाइट रोकते हुए हांफने लगता है और बोलता है, गैमिन थोड़ा संभल कर, यह थोड़ा डेंजरस हो सकता है। सेयुन गैमिन को समझाते हुए कहता है, हमारे टीचर यहीं पर है, आखिर तुम उनके होते हुए कैसे लड़ सकते हो। लेकिन लिम तो उसके पीछे स्टैचू बनकर सिर्फ खड़ा होता है। लिम उसकी टेक्निक की वजह से हैरान हो गया होता है। वो मन में सोचता है आखिर इसने अभी क्या इस्तेमाल किया था, ये दिखने में कोई नॉर्मल सीन नहीं था। सेयुन कहता है, मुझे पता है तुम दोनों अभी फाइट कर रहे हो लेकिन हमें इसी वक्त स्टडी करने के लिए जाना होगा, हमारे शिक्षक यहीं पर आ रहे होंगे, अगर ये मामला और बढ़ गया तो बड़ी परेशानी हो जाएगी। लिम को उनकी बातों से फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या बोल रहा है। लिम अपनी जैकेट उठाकर वहां से चुपचाप जाने लगता है। लिम को इतनी खामोशी से वहां से जाते देख दोनों उसी को देख रहे होते हैं और कहते हैं, अब इसके साथ क्या मसला है। लिम पीछे मुड़कर एक बात उनसे कहता जाता है, मुझे पहले युनवू को ढूंढना होगा, उससे भी तेज जो उसे मारने की कोशिश कर रहा है। लिम बाहर अपनी बाइक के पास आ जाता है और तब उसे हिसू की कॉल आती है। हिसू की कॉल उठाने पर हिसू लिम को बोलता है, लिम तुम इतनी देर से बाहर कहाँ गए हुए हो। लिम उसे बताता है, मैं फिलहाल अभी इंचियन सिटी में किसी काम के लिए आया हुआ था। हिसू कोंग बोलता है, तुम्हें यहाँ जल्दी से वापस आना होगा अर्जेंटली। लिम हिसू को बोलता है, क्यों, क्या हुआ, तुम ऐसे बात क्यों कर रहे हो। इधर हिसू शर्मा रहा होता है और शर्माते हुए लिम को बोलता है, लिम क्या तुमने कोई गर्लफ्रेंड बना रखी है। लिम उसे बताता है, गर्लफ्रेंड क्या। हिसू कोंग, आखिर तुम किसकी गर्लफ्रेंड की बात कर रहे हो। और लिम के टीम मेंबर्स भी किसी को देख शर्मा रहे होते हैं। हिसू लिम को बताता है, अच्छा हुआ यार तुमने मुझे ये बता दिया, नहीं तो मेरी जलन के हमारे पीछे से और ज्यादा जल जाती। कोई तुम्हें यहाँ पर ढूंढने के लिए अपने बेसमेंट में आया है और जो तुम्हें ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आया है वो और कोई नहीं बल्कि एक ब्यूटीफुल लेडी है। और दोस्तों आपको तो पता चल ही गया होगा कि ये लेडी कौन है क्योंकि पिछले एपिसोड में मैंने आपको इसके बारे में पहले ही बता दिया था। अगले सीन में सीसीटीवी फोटोज दिखाई जाती है जिसमें कोई लड़का खाली गलियों में भागता जा रहा होता है और वो बंदे कहते हैं, ये कितनी अजीब बात है, आखिर ये कमीना अपना कोई सुराग भी नहीं छोड़ रहा है और ये और कोई नहीं बल्कि युनवू होता है। आगे वो गार्ड्स बोलते हैं, उसे पहचानना थोड़ा मुश्किल है, सीसीटीवी के जरिए ही उसकी हरकतों पर नजर रखना बहुत मुश्किल है। तुमने कहा कि वो किसी होटल या पीसी कैफे जैसी जगह पर नहीं गया है, लेकिन ये हैरानी वाली बात है, किसी के लिए बिना सोए रहना इम्पॉसिबल है। आखिर वो कहाँ खा रहा है और कहाँ सो रहा है, अगर वो ऐसा ही करता रहा वो जल्द ही पकड़ा जाएगा। फिर आगे उसका साथी कहता है, शायद नहीं, क्योंकि ये कोई नॉर्मल लड़का नहीं लग रहा है, उसके जैसा एक यंग लड़का जो कि एक चेयरमैन को धमका रहा है क्योंकि लगता है उसका रिवेंज लेने का गुस्सा पूरी पीक पर है। आगे वो गार्ड सोचते हुए बोलता है, बात सिर्फ इतनी ही नहीं है, अगर वो पकड़े जाने से बचने के लिए सड़क पर सो रहा है और तुम उसकी हरकतों में सदमे वाला डर या चिंता करने वाली मोमेंट्स भी देख सकते हो, जैसे इसको अचानक सड़कों पर आने के लिए किसी ने मजबूर कर दिया हो। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, वो एक एक्सपीरियंस्ड होमलेस पर्सन की तरह है जो सालों से मुसीबतों में जी रहा है। हमारी ये सोच से भी परा है कि आखिर उसने किस तरह की लाइफ स्पेंड की होगी। और युनवू बेचारा भी अपना मासूम चेहरा लेकर बिल्ली के साथ छिपकर बैठा होता है। युनवू किसी ब्रिज के नीचे छिपकर बैठा होता है, तभी वहाँ कोई पर्सन उसे ढूंढने के लिए आ जाता है। अगले सीन में सड़क पर जा रही गाड़ी मर्सिडीज का दिखाया जाता है। उस गाड़ी में बैठकर सीयू कहीं जा रहा होता है। वो जिस बंदे से फोन पर बात कर रहा होता है वो बंदा सीयू को उसका काम करने के लिए हाँ में जवाब देता है। सीयू अपने मैनेजर को बोलता है, मैनेजर क्वॉन, पुलिस ने अभी तक ज्यादा कुछ नहीं कहा है, जहाँ तक मेरी सोच है उस बच्चे को ढूंढने में दिक्कतें आ रही है। ये राहत की बात है कि वो पुलिस भी उस बच्चे को ढूंढ नहीं पा रही है, हालांकि हमने भी उसे 3 दिन में नहीं ढूंढा है, इसलिए कहने को कुछ नहीं है। उसे ढूंढना आसान नहीं होगा क्योंकि वो अपनी पूरी जिंदगी छुपा रहा है और उसके कौन कौन से ठिकाने हैं इसके बारे में किसी को कुछ मालूम नहीं है। मैनेजर क्वॉन सीयू की बातें आराम से सुन रहा होता है और वो मैनेजर उससे क्वेश्चन पूछता है, सर सीयू अगर आप बुरा ना मानो तो मैं आपसे
आपसे कुछ पूछना चाहूंगा। सीयू कहता है और ये कौन सी बात है। वो कहता है कि आपका उसके साथ क्या रिश्ता है। ये सुनने के बाद भी सीयू दूसरी तरफ अपना मुंह फेर लेता है। अगला सीन लिम की बिल्डिंग की तरफ शिफ्ट होता है। कोई सीढ़ियों से दौड़कर ऊपर आ रहा होता है। ऊपर आने की आवाज सुनकर यूनडोंग भी पीछे मुड़कर देखता है आखिर यहाँ कौन आ रहा है। जो सीढ़ियों से चढ़कर ऊपर आ रहा होता है वो अपना लिम होता है, जो सीधा ऊपर आकर दरवाजा खोलकर दीवार पर मारता है और लिम के ठीक सामने सिया बैठी होती है। सिया भी उसे आता देख उससे पूछती है क्या तुम ही दाजुन लिम हो जिससे मैं यहाँ पर मिलने आई हूँ। लिम सिया की ओर आगे बढ़कर उससे क्वेश्चन पूछता है मेरे आने से पहले तुमने अभी क्या कहा था। सिया उसे बोल रही होती है तुम दिखने में इतने इम्प्रेसिव नहीं लग रहे हो जितना मैंने सोचा था। पास्ट का सीन दिखाते हैं जहाँ हिसू लिम को फोन पर बता रहा होता है कोई तुम्हें ढूंढने आया है और वो एक ब्यूटीफुल लेडी है। लिम हैरानी में कहता है क्या एक लेडी, भला वो मुझे ढूंढने के लिए क्यों आएगी। लिम हिसू को बोलता है मैं अभी नहीं आ सकता क्योंकि मैं किसी जरूरी काम में फंसा हुआ हूँ, इसीलिए उसकी पहले आइडेंटिटी जान लो और उसे वापस भेज दो क्योंकि मुझे सबसे पहले युनवू को ढूंढना है। लिम आगे बोलता है और चाहे वो कितनी भी सुंदर क्यों ना हो तुम किसी को भी अंदर नहीं आने दे सकते। क्या होगा अगर वो हमारा दुश्मन हो। हिसू बोलता है यार लिम तुम समझो वो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है और उसकी सेंट की स्मेल और भी ज्यादा अच्छी है। लिम बोलता है बेवकूफ, क्या तुमने मुझे यही सब बताने के लिए फोन किया है। हिसू लिम से बात कर ही रहा होता है तभी सिहा बाहर निकलती है और एक्सक्यूज मी बोलकर हिसू से कहती है क्या तुम उसे बोल सकते हो कि वो थोड़ा जल्दी आ जाए, मुझे अर्जेंटली उससे मिलना है। फिर हिसू अपनी बात लिम को बताता है तुम्हें यहाँ जल्दी आना होगा क्योंकि ये लेडी उस बच्चे के बारे में जानने के लिए आई है जो कुछ टाइम पहले यहीं पर रह रहा था। सीन फिर से प्रेजेंट में आता है जहाँ लिम उसके सोफे के पीछे जोरदार हाथ मारता है जिससे सिहा भी एक पल के लिए घबरा जाती है। लिम उसे बहुत ज्यादा गुस्से में देख रहा होता है और बोलता है आखिर तुम युनवू के बारे में क्या जानती हो और यहाँ किस वजह से आई हो। लिम के मुंह से उसका नाम सुनकर सिहा बोलती है युनवू, अच्छा तो तुम सभी लोग उसको युनवू नाम से पुकारते हो। लिम बोलता है आखिर तुम कहना क्या चाहती हो। सिहा लिम को एटीट्यूड में बोलती है तुम्हें अच्छे से बता दूं मैं युनवू के बारे में बहुत कुछ जानती हूँ। सिहा फिर से लिम को बातों में घुमाने लगती है और वो बोलती है वो बंदा जिसकी आईब्रो में कट लगा हुआ था उसको अचानक से टॉयलेट जाना पड़ गया और वो दूसरा लड़का जो दीवारों से टकराता घूम रहा है। तुम लोगों में सच में कोई मैनर्स नाम की चीज ही नहीं है। लिम बोलता है बकवास बंद करो और सीधा मुद्दे की बात करो। सिहा कहती है तुम में तो बिल्कुल भी सब्र नहीं है, तो ठीक है मैं तुम्हें बताती हूँ कि मैं सिहा हांगू और ड्रीम की चेयरमैन की बेटी और वो बच्चा युनवू जिसकी तुम बात कर रहे थे वो मेरा भाई है। और सिहा दिखने में यहाँ बिल्कुल सीरियस ही लग रही होती है। अब पता नहीं आगे क्या होगा। फिर अगला सीन सीयू की कार की तरफ शिफ्ट होता है जहाँ पर सीयू मैनेजर को बताता है बदकिस्मत से वो मेरा सौतेला भाई है। ये सुनने के बाद उसके मैनेजर को एक झटका लगता है और वो कहता है तो क्या इसका मतलब सर वही है जो मैं समझ रहा हूँ। सीयू गुस्से में बोलता है वो मेरे डैड योंगसुक होंग की छिपी हुई नाजायज औलाद है। जब उसने मेरे बाप पर चाकू से हमला किया था उन्होंने उसे तुरंत नहीं पहचाना लेकिन मैंने उसको देख फौरन पता लगा लिया था। अगला सीन सिहा के बचपन का दिखाया जाता है जहाँ वो लिम को बता रही होती है युनवू और उसकी मॉम मेरे डैड को आज से 10 साल पहले ढूंढने आए थे। जब वो दोनों मेरे डैड के सामने आए मेरा डैड उन दोनों को देख बिल्कुल भी खुश नहीं था, मानो कि वो उन दोनों को देखना ना चाहते हो। जब उसकी माँ ने उसको पहली बार मुझसे मिलवाया था मुझे अच्छी तरह से याद है उसकी मॉम ने युनवू को मुझे ग्रेडिंग्स करने के लिए कहा था और ये वो दिन था जब मेरे डैड योंगसुक ने युनवू की माँ को उसकी सिर्फ बीमारी की वजह से छोड़ दिया था और मुझे पूरा यकीन है युनवू का वो अटैक करना जरूर से वो अपनी माँ का बदला लेना चाहता होगा। सिहा जब ये सारी बातें लिम को बता रही होती है उस वक्त लिम के साथ साथ उसके सारे क्रू के मेंबर्स भी वहीं पर मौजूद होते हैं। यूनडोंग बोलता है अगर आप जो कह रही हो वो सच है तो फिर वो पर्सन जिस पर युनवू ने हमला किया था वो आपके डैड थे और ये सब होने के बाद वो उसके साथ फ्रेंडली बिहेव बिल्कुल भी नहीं करेगा। लिम को सिहा की बताई बातों पर जरा सा भी यकीन नहीं होता है। फिर वो गुस्सा होते हुए बोलता है आखिर तुम क्या करने की प्लानिंग बना रही हो और तुम्हें हमारे बेसमेंट का पता कैसे चला। लिम की बातें सुनने के बाद सिहा शौक रह जाती है और वो फिर थोड़ा मुस्कुराते हुए कहती है मुझे लगा कि युनवू जिनके साथ रह रहा है वो बदमाश हो लेकिन बाद में मुझे पता चला कि वो कुछ बहुत ही भरोसेमंद लोगों के साथ रह रहा है। और साथ में सिहा यूनडोंग को भी थैंक्स बोलती है क्योंकि यूनडोंग ने ही उसका पूरा ध्यान रखा था। सिहा उठकर लिम से बोलती है ठीक है अगर ये तुम ही लोग हो तो मैं बेफिक्र हो सकती हूँ। और साथ में सिहा लिम से झुककर बोलती है मैं आपकी हेल्प मांगने के लिए यहाँ आई हूँ। लिम उससे पूछता है आखिर कैसी हेल्प। सिहा फिर सीधा मुद्दे की बात करती है और वो लिम को कहती है क्या तुम युनवू को ढूंढना चाहते हो। लिम उसे शौक होकर पूछता है क्या कहा, इसका मतलब तो ये हुआ कि तुम जानती हो कि युनवू कहाँ पर है। सिहा बोलते हैं तुम फिक्र मत करो मैंने उस पर नजर रखी हुई है। जब से मैं छोटी थी तब से लेकर आज तक मैंने उसको अपनी आंखों से परे भी नहीं होने दिया। लिम के 2 आदमी बाहर घूम रहे होते हैं और पहले वाला दूसरे को बताता है कुछ लेडीज दाजुन लिम को ढूंढने आई है। दूसरे वाला बोलता है क्या सच में। सभी कह रहे हैं कि वो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है, क्या तुम इस पर यकीन कर सकते हो कि हमारे यहाँ एक लेडी आई है। दूसरा कहता है यार अब मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ। वो बोलता है
है चलो चलकर उसे देखते हैं, लेकिन उन दोनों को पता भी नहीं चलता कि उनके पीछे उनको मारने के लिए कोई खड़ा है और वो गंजा उनको पीटने के लिए अपने दोनों हाथ ऊपर उठाकर अटैक के लिए रेडी होता है। आगे सीयू को दिखाते हैं, वो बोलता है अगर ये बात सामने आई कि वो मेरे पिता की नाजायज औलाद है तो फ्यूचर में उसे कंपनी के शेयरों का एक हिस्सा भी मिल सकता है। और ये थोड़ी अजीब बात है राइट, ये थॉट कि मेरा फ्यूचर किसी भिखारी के बच्चे के कारण खतरे में पड़ सकता है, अगर वो मुझे मिल गया मैं उसका अस्तित्व पूरी तरह से मिटा दूंगा। हालांकि अब ये कुछ ही समय की बात है और मुझे ये भी पता चला है कि यह बात सिर्फ सिया जानती है कि वो कहाँ पर है। मुझे हाल ही में पता चला है कि वो चोरी छिपे युनवू पर नजर भी रखती है। हालांकि वो जानती थी कि मैं उस बच्चे को बेसब्री से ढूंढ रहा हूँ। वो यकीनन सही टाइम पर उस बच्चे को जनता के सामने लेकर आने की प्लानिंग बना रही थी। आखिर वो ऐसा कैसे कर सकती है? सिया ने खुद के ही डैड के पीठ के पीछे छुरा खोपा है और अब मैं आज उसे ये महसूस करवाने जा रहा हूँ कि अच्छे से बदला कैसे लेते हैं। अब उसके मैनेजर को ये भी बात समझ में आ जाती है कि सीयू फोन पर किससे बात कर रहा था। सीयू फोन पर बंदे को बता रहा होता है तुम किसी भी रिसोर्सेज का यूज कर सकते हो, लेकिन मुझे वो सिया होंग साथ में चाहिए। और सीयू भी गुस्से में अब काफी डेंजरस लग रहा होता है। इधर दूसरी साइड लिम के बेसमेंट में वो गंजा अपने चेलों से कह रहा होता है जाओ और जाकर उस होंग सिया को ढूंढकर मेरे पास लेकर आओ। लिम जिस रूम में होता है वहां उसका एक बंदा उसको रिपोर्ट देने के लिए आता है। लिम उससे पूछता है आखिर बाहर इतना हंगामा क्यों मच रहा है? वो बताता है यहाँ बहुत सारे बंदे घुस आए हैं और वो सभी होंग सिया को पकड़ने के लिए आए हैं। उसकी ये बात सुनकर सिया डर जाती है, जबकि लिम गुस्से में आ जाता है क्योंकि उसे पता चल गया होता है दुश्मन ने अपना पहला कदम चल दिया। लिम को ज्यादा देख सिया बोलती है क्या वो मुझे ढूंढ रहे हैं? इनको जरूर से मेरे कमीने भाई सीयूक ने भेजा होगा। क्या कोई पिछला दरवाजा है? हमें यहाँ से भागना होगा। और लिम आंसर देता है तुम यहीं रहो, मैं संभाल लूंगा। सिया लिम को बताती है अगर मेरे भाई ने उन्हें भेजा है तो वो कोई नॉर्मल लोग नहीं हो सकते और तुम कुछ बच्चे इसमें क्या ही कर सकते हो। बाहर वो सारे लोग सिया को ही ढूंढ रहे होते हैं। वो बोलते हैं उसको ध्यान से खोजो, मैंने उसे इसी बिल्डिंग में जाते हुए देखा था। वो गंजा फोन में देख के आता है इस लड़की को किसी भी हाल में पकड़ना होगा क्योंकि इसके लिए मुझे 200 मिलियन का इनाम मिलने वाला। वो गंजा फोन में होंग सिया की फोटो देख रहा होता है और वो अपने मुंह से लाल टपकाते हुए बोलता है लड़की अफसोस की बात है तुम जैसी सुंदर लड़की को आज यहीं पर मरना होगा। अगर तुम मरोगी नहीं तो मुझे मेरे 200 मिलियन कैसे मिलेंगे? आज का दिन मेरे लिए लकी होने वाला है। और अब इधर उस गंजे के बंदे को कोई चाकू से मार के हवा में उड़ाना शुरू कर देता है। वो गंजा आराम से खड़ा होता है, तभी उसके 3 बंदे उसके पैरों के पास घिसते हुए जख्मी हालत में आते हैं। वो टकला गुस्से में सोचता है अब इन सालों को हवा में कौन उड़ा रहा है। इधर वो सोचता ही है तभी उसके और आदमी पीछे से उड़ना शुरू हो जाता है और उस टकले के पास एक और बंदा आकर गिरता है और उस बंदे को इतना बुरा पीटा होता है वो पूरा खून से सना होता है। टकला अभी सोच ही रहा होता है तभी ठीक उसके मुंह के सामने से एक और बंदा खून की पिचकारी मारकर उड़ता जा रहा होता है। ये सब देख वो गंजा कहता है व्हाट द हेक, आखिर ये सब कौन कर रहा है? तभी उस टकले के पीछे शैडो में वो बंदा कहता है ये क्या बकवास है, मैं यहाँ टॉयलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ और तुम यहाँ अपना ही राज बनाई जा रहे हो। और दूसरी तरफ शैडो में एक और बंदा कहता है मैं थोड़ी देर के लिए जॉगिंग क्या चला गया, तुमने तो हंगामा मचा रखा है। वो दोनों उस गंजे के पास ही आ रहे होते हैं और ये दोनों अपने हिस्सू और डॉक्यूम होते हैं। तुम में वैसे हिम्मत तो है जो सीधा यहाँ घुस चले आए। हिस्सू और डॉक्यूम स्टाइल मारते हुए कहता है मिस्टर अब क्या तुम तैयार हो, क्योंकि तुम्हें अब हम दोनों धोबी की तरह धोने वाले हैं। और इस सीन में हिस्सू कॉन्ग की लुक क्या ही लग रही होती है दोस्तों, एकदम तबाही। दूसरी तरफ फिल्म को दिखाते हैं जो कि सिया से बोल रहा होता है अब तुम यहाँ से कहीं और मत जाना क्योंकि मैं वापस आकर युनवू का पता पूछूंगा। लिम को इतना कॉन्फिडेंस देखकर सिया हैरान हो गई होती है कि दिखने में ये बच्चा लगता है और बातें देखो दुश्मन को मारकर रख देने वाली करता है। लिम कहता है तुमने कहा बाहर कोई नॉर्मल लोग नहीं है तो चलकर देखते हैं आखिर ये क्या कर सकते हैं। और बाहर इस टकले की पूरी आर्मी खड़ी होती है जो कि दिखने में पूरी ज़ोंबी आर्मी लग रही होती है। आगे सीन सियुक और उसके मैनेजर को दिखाया जाता है। मैनेजर बोलता है क्या आप कह रहे हैं आपने मिस सिया का पीछा किया और उनको किडनैप किया और फिर उन्हें उस बच्चे का पता बताने को कहा? सियुक बताता है वो सिया बहुत बहादुर है, वो अपना मुंह तब तक नहीं खोलेगी जब तक कि उसकी जान को खतरा ना हो और तुम फालतू की चिंता मत करो, हम उसे नहीं मारेंगे। मैनेजर कहता है क्या आप उन लोगों पर भरोसा कर सकते हैं जिन्हें आपने भेजा है? सियुक बोलता है अगर तुम ये भरोसे की बात मुझसे पूछ रहे हो तो फिर मेरी तरफ से बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ पैसे पर भरोसा करता हूँ। फिर उस टकले को दिखाते हैं जो अपने चेलों पर चीख रहा होता है और वो कहता है मुझे मेरे 200 मिलियन चाहिए। उस टकले के दोनों तरफ फिल्म के दोनों खास खड़े होते हैं, एक तरफ ही सुकोंग और दूसरी तरफ डोक्यूम्बेक। उन दोनों को देख टकला अपने बंदों को गालियां देते हुए कहता है बेवकूफो, तुम इतने सारे हो और ये सिर्फ 2 जाने, लेकिन तुम फिर भी इन बदमाशों को हरा नहीं पा रहे हो। क्या तुम सभी पैसे छोड़कर मुझसे मेरे 200 मिलियन छीनने की कोशिश कर रहे हो? इधर सियुक अपने भेजे गुंडों के बारे में सोचकर बोलता है ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे मैं सोल्व नहीं कर सकता और वो मुस्कुराने लगता है। टकले के चेलों को ज़ॉम्बिस की तरह उड़ता देख डॉक्यू मुंह बनाते हुए कहता है क्या तुम सभी ज़ॉम्बिस हो? इधर वो सारे गुंडे पागलों की तरह हाथ में बेसबॉल लेकर
आकर लिम की बिल्डिंग के शीशे तोड़ने लगते हैं। उसके बाद वो चिल्लाते हुए डॉक्यूम बेक और हिसुक कॉन्ग को मारने के लिए उनकी तरफ आगे बढ़ते हैं, लेकिन अपना हिसुक कॉन्ग कहाँ इन जोकरों से दबने वाला था। वो उनकी तरफ दौड़कर उसके बेस बल्ले पर पैर रख के उन सभी के ऊपर से छलांग लगाकर ऊपर की छत पर मंकी किंग की तरह स्लाइड करता हुआ नीचे की ओर हिसुक कॉन्ग एक बंदे के मुंह पर अपना घुटना मारकर उसे जमीन के अंदर धंसाता हुआ उतरता है और स्टाइल में उसे बताने लगता है, मैं दाजिन क्रू में ऐसे ही तीसरे नंबर पर नहीं हूँ। और साथ ही साथ हिसु अपनी स्पेशलिटी पार्कोर बताता है। दूसरी तरफ डॉक्यूम की ओर एक बंदा चाकू लेकर आता है और डॉक्यूम को चाकू दिखाकर डराने लगता है। डॉक्यूम उसके चाकू की ओर देखता है और कहता है, अब हाथों से नहीं मार पा रहे हो तो चाकू लेकर आ गए, माँ कसम अब तुम इस पर रिग्रेट करने वाले हो। लेकिन जब वो बंदा डॉक्यूम पर अटैक करता है, डॉक्यूम उसके बाजू को अपने लेफ्ट हैंड से इजिली पकड़ लेता है। डॉक्यूम अपनी चाल चलते हुए उसके हाथ में ही उसी का चाकू फोल्ड कर देता है, जिससे उस बंदे का हाथ उस चाकू के बीच में ही पिस जाता है। डॉक्यूम यही नहीं रुकता, इसके फौरन बाद वो उसी के पीठ पर एक जबरदस्त किक मारता है, जिससे उसकी पूरी बॉडी सी शेप में बन जाती है। वही चाकू को अब डॉक्यूम कैच कर लेता है। उसके तुरंत बाद डॉक्यूम उन बाकी के बचे गुंडों पर निंजा की तरह स्लैशिश मारकर उनका काम तमाम कर देता है। फिर डॉक्यूम अपना स्टाइल मारते हुए बोलता है, मैं भी ताजिन क्रू में दूसरे नंबर पर ऐसे ही नहीं हूँ। और वो अपनी स्पेशलिटी कैली एर्निस बताता है। डॉक्यूम अपनी चोट में खड़ा होता है, तभी उस टकले का बड़ा हाथ उसकी गर्दन को पकड़ लेता है और पूरे गुस्से में वो उसको उठा के मुंह के बल जमीन पर पटक के मारता है। डॉक्यूम को पिटता देख अब उसके साथी उसको उठाने के लिए दौड़कर आते हैं। डॉक्यूम उसको इतना गुस्से में देख बोलता है, ये बंदा तो अब अपनी पूरी लिमिट्स पर आ चुका है, क्योंकि अब टकले ने गुस्से में आकर अपने ऊपर से थोड़ा कंट्रोल खो दिया होता है और उसकी बाजू में पूरी नसें ही नसें दिखने लगती है। और टकला कहता है, इन सभी कीड़ों को घेर लो और बुरी तरह से पीट दो। और टकला इतना गुस्से में आ गया होता है कि उसके सामने जो कोई भी आ रहा होता है वो उसको अपने मुक्कों से मारकर जमीन में धंसाता जा रहा होता है। फिर इसकी टेरिफाइंग लुक के साथ इसकी आइडेंटिटी दिखाते हैं कि ये क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएशन यूथ का एग्जीक्यूटिव वैंग चुंगियोल होता है और इसके सिर पर असॉल्ट को मारने के 4 मामले, स्पेशल असॉल्ट को मारने के 7 मामले, मर्डर के 3 मामले और टोटल 17 क्रिमिनल रिकॉर्ड होते हैं। वो गुस्से में उन सभी को वार्निंग देता है, तुम कमीनों घमंडियों, अगर तुम लोग मेरे पैसे कमाने के रास्ते में आओगे तो मैं तुम सभी को मार डालूंगा। और इसका हर मोटिव सिर्फ पैसों के लिए होता है। उस टकले की इतनी टेरिफाइंग लुक देखकर लिम के मेंबर्स की हालत खराब हो गई होती है और जब वो हिम्मत जुटाते हैं और आगे बढ़कर उसको मारने लगते हैं, लेकिन तब भी वो टकला उनको आराम से मार रहा होता है। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है, कोई मोबाइल में न्यूज देख रहा होता है। रिपोर्टर बोलता है, 3 दिन के बाद भी क्रिमिनल का कुछ पता नहीं चल पाया है। अब पुलिस क्रिमिनल का पता लगाने के लिए सीसीटीवी फुटेज का इस्तेमाल कर रही है। योंगसू भी अब उसको ना पकड़े जाने की वजह से गुस्सा हो जाता है और वो टेबल पर मुक्के मारते हुए बोलता है, डैम इट डैम इट डैम इट, आखिरकार तुम मुझे मेरी पोजीशन से नीचे गिराने में कामयाब हो रही हो। योंगसुक अपने पास्ट की बात युनवो की माँ के बारे में सोच रहा होता है। यहाँ युनवो की माँ योंगसुक को बोल रही होती है, मैं इस बच्चे को गिराने वाली नहीं हूँ क्योंकि ये मेरा बच्चा है। योंगसुक कहता है, यही मुझसे एक बड़ी गलती हो गई, मुझे ये बच्चा उसी वक्त खत्म कर देना चाहिए था। दूसरी तरफ वो टकला सबको पीट रहा होता है और वो कहता है, तुम बेकार के लोग, मैं अपने 200 मिलियन को जाने नहीं देने वाला, मैं इस सारे पैसे को लेकर ही रहूंगा। और वो फिर से एक लड़के के पेट में पंच मारता है जिससे उसकी आंतें बाहर आ जाती है। अपनी टीम के मेंबर्स को पिटता देख अब युनडोंग भी ऊपर से छलांग लगाता हुआ टकले की तरफ आ रहा होता है और अगले ही सेकंड युनडोंग अपना सिर उस टकले के माथे पर एकदम जोर से मारता है। युनडोंग ने अपना सिर इतनी जोर से मारा होता है कि उस टकले के माथे और नाक दोनों में से खून बहना शुरू हो जाता है। युनडोंग अपना स्टाइल मारते हुए कहता है, अगर मैं इन सभी की फाइट में नहीं कम से कम इस तरह से तो मदद कर सकता हूँ। और वो कहता है, मैं भी ताजुन क्रू का मेंबर सबका चहीता हूँ। वो टकला गुस्से में आकर युनडोंग को अपने से दूर करने के लिए उसके पेट में लात मारता हुआ कहता है, तुम भी कमीने कहीं के भाड़ में जाओ। इतनी जबरदस्त लात खाने के बाद युनडोंग उड़ता हुआ पीछे दूर जाकर गिरता है। बाद में वो टकला युनडोंग का अटैक खाने के बाद अपनी खोपड़ी को हिलाने लगता है क्योंकि उसके अटैक करने से मानो टकले की हालत बुरी हो गई हो। और वो गंजा इस वजह से इतना गुस्सा हो जाता है जिससे वो अपना कंट्रोल खोकर सबको कहता है, तुम सभी के सभी बाढ़ में जाओ और मर जाओ, तुम सारी मक्खियां मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ रही हो। और फाइनली इसके बाद हमारे हीरो लिम की एंट्री होती है जो कि युनडोंग के सिर के पास ही स्टाइल में खड़ा होता है। युनडोंग लिम को अपने पास खड़ा देख कहता है, लिम मुझसे बस इतना ही हो सका क्योंकि यही मेरी लिमिट्स है। लिम उसको बोलता है, कोई बात नहीं, तुमने मेरे लिए इतना किया, मेरे लिए यही बहुत है, तुमने अच्छा काम किया, गुड जॉब। वो टकला लिम को बोलता है, ये कमीने तो लगातार बाहर निकलते जा रहे हैं, इन कुत्तों ने तो मेरे रोंगटे खड़े कर दिए हैं। लिम बोलता है, बेक डॉक्यूम यहाँ क्या हो रहा है। डॉक्यूम बताता है, किसी ने इस गंजे को पैसे की सुपारी देकर सिहा को किडनैप करने के लिए बोला है और क्या तुम्हें मेरी कुछ मदद की जरूरत है। लिम बोलता है, चलो भी यार अब रहने भी दो। वो टकला
लिम से बोलता है, परेशान करने वाले कीड़े, आखिर तू वहाँ इतनी आराम से क्यों खड़ा है? क्या तुझे मुझसे डर नहीं लग रहा है? इसी के साथ वो टकला कुछ देखकर शौक हो जाता है, क्योंकि लिम के ठीक पीछे होंग सिया खड़ी होती है, जो उसी टकले को देखने के लिए बाहर आई होती है। सिया उस टकले को देखकर सोचती है, ओ गॉड, वो गंजा दिखने में कितना डेंजरस लग रहा है। टकला सिया को देखकर लालचियों की तरह छलांग मारकर उस पर टूट पड़ता है और कहता है, फाइनली मुझे मेरे 200 मिलियन मिल गए। टकले को दौड़ता देख सिया लिम को बोलती है, ओए उल्लू, जरा देखकर, वो इधर ही आ रहा है। लिम कहता है, मैंने तुमसे ऊपर रहने के लिए बोला था, तुम नीचे क्यों आई हो? टकला 200 मिलियन चिल्लाता हुआ भाग रहा होता है। लिम को वो पूरी तरह से इग्नोर कर देता है, पर उसे क्या पता कि यही लिम उसकी मौत का कारण बनने वाला है। वो टकला पंच बनाते हुए उसको मारने के लिए चिल्ला ही रहा होता है, कीड़ो, मुझे मेरे 200 मिलियन दे दो। लेकिन लिम अपना दाव खेलता हुआ साइड पर मुड़ता है और ठीक उस टकले की बक्खी में एक घुसा मारता है। लिम ने उसे नॉर्मल पंच नहीं बल्कि उसमें अपनी पूरी पावरफुल स्ट्रेंथ का यूज किया होता है। साइड पर उसके पंच की एनर्जी रिलीज होते देख आप अंदाजा लगा ही सकते हो कि ये कितना खतरनाक था। लिम का मुक्का खाने के बाद उसकी आंखें बाहर आ गई होती है और उसके मुंह से बस 200 मिलियन ही निकल रहा होता है और उसके मुंह से बस 200 मिलियन निकलता रह जाता है। लिम का इतना तगड़ा पंच देख सिया के भी छक्के छूट जाते हैं। लिम टकले को बोलता है, मुझे अफसोस है लेकिन मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, क्योंकि मुझे युनवू को भी ढूंढने जाना है। लिम अपने स्टाइल फाइटिंग फॉर्म में आ जाता है और कहता है, मैं इस टकले को अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करके यहीं पर मारने वाला हूँ। और लिम की स्पेशलिटी सर्वाइवल बताते हैं। टकला लिम के सामने अपनी कमर पकड़ के खड़ा होता है। जिस जगह पर लिम ने अटैक किया होता है, अटैक पावरफुल होने की वजह से टकला लंबी लंबी सांसें लेने लगता है और उसकी बॉडी भी पूरी झंझना रही होती है। वो कहता है, कमीने, मैं तुझे भी नहीं छोड़ूंगा। सिया शौक होकर सोचती है, उसने उस बड़े पावरफुल आदमी को एक ही मुक्का मारकर रोक दिया, आखिर उसने ये कैसे किया? सिया ये सोच ही रही होती है, तभी उसकी साइड पर एक और बंदा आकर पटकता है। वो कहती है, अरे बाप रे, अब इसको किसने पीट दिया? ये करने वाला और कोई नहीं बल्कि अपना हिसू होता है। वो उस बंदे के चेहरे पर लाते ही लाते बरसा रहा होता है और बोलता है, इसे लीवर ब्लो कहते हैं सिस्टर नूना। जब आपको गोली लगती है तो आपका शरीर ऐसे जम जाता है मानो आपको कोई गोली लगी हो। सिया हिसू से पूछती है, क्या लिम ने मार्शल आर्ट सीखा हुआ है? क्योंकि वो एक्चुअल में कुछ और ही है, मैं तो उसे वीक और बच्चा समझ रही थी। हिसू हंसते हुए आंसर देता है, बिल्कुल भी नहीं। दाजुन लिम ने कभी भी मार्शल आर्ट ठीक से नहीं सीखा है। उसका फाइटिंग स्टाइल कुछ ऐसा है जो उसने अपने आप सीखा है। और इधर टकला लिम पर चिल्लाते हुआ उसको मारने के लिए आगे बढ़ता है। उसको आता देख लिम रेडी हो जाता है। जैसे ही टकला लिम के पास आता है, लिम जमीन पर अपने हाथ की हेल्प से घूमता हुआ अपनी जबरदस्त किक उस टकले के चेहरे पर चिपका देता है। किक का इम्पैक्ट इतना ज्यादा होता है जिससे उस टकले के मुंह से भी खून निकलना शुरू हो जाता है। हिसू बोलता है, लिम ने ये फाइटिंग एक्सपीरियंस अपनी लाइफ में सर्वाइवल के तौर पर सीखा है, क्योंकि तब उसका साथ देने वाला कोई नहीं था और वो अकेला रहता था। अगले सीन में युनवू को दिखाते हैं, जिसके पास कोई बंदा खड़ा होता है। वो युनवू को कहता है, मैं बहुत घबराया हुआ था कि तुम मुझे एक दिन पागल कर दोगे। पिछली बार हमने अपनी बातचीत कहाँ छोड़ी थी, क्या तुम मुझे कुछ बताओगे? फिर सीन प्रेजेंट में आता है, जहाँ लिम की टीम के मेंबर बहुत खुश हो रहे होते हैं और वो लिम को चेयर अप कर रहे होते हैं, क्योंकि दूसरी ओर लिम टकले को अटैक करने का मौका भी नहीं दे रहा होता है, जबकि लिम उसके चेहरे पर लगातार अटैक किया जा रहा होता है। दूसरी तरफ जमीन पर लेटा टकला अपने बॉस को मार खाता देख रहा होता है। आखिर ये क्या हो रहा है? क्या बॉस को भी मुश्किल टाइम का सामना करना पड़ रहा है? तब वो अपने पास्ट का सीन सोचता है, जहाँ कोई आदमी उनसे भीख मांग रहा होता है, प्लीज मुझे छोड़ दो, मेरी फैमिली मेरा इंतजार कर रही है। फिर उसका चेहरा दिखाते हैं और टकले ने इसको मार मार के इसके चेहरे का पूरा नक्शा बदल डाला होता है। पूरे मुंह से खून ही खून बह रहा होता है। वो टकला उसे बोल रहा होता है, तुम्हें इस चीज को पैसे के लिए नहीं बेचना चाहिए था, तुम बेकार कीड़े हो, यहाँ से दफा हो जाओ। और उसका फेस पूरा स्कारी दिख रहा होता है। वो जमीन पर लेटा टकला कहता है, ये तो एक डीमन था, आखिर फिर ये इस छोटे से बच्चे से मार कैसे खा रहा है? लिम ने उसके चेहरे पर मुक्के मार मार के उसके डरावने चेहरे को जोकर का फेस बना दिया होता है। लिम पीछे मुड़ के उस गंजे की चेस्ट पर किक मार के उसे जमीन पर पटक देता है। लिम इस फाइट में बिल्कुल पूरा सीरियस मोड में एक्टिव होता है। उसके चेहरे से आप देख पा रहे होंगे। वो टकला हिम्मत से खड़ा होकर लिम को पंच मारता है, लेकिन लिम इसे डॉच करने के काफी करीब रह जाता है और हल्का सा पंच उसे भी लगता है। लिम ने टकले के अटैक को ब्लॉक किया होता है और लिम उसे ही देख रहा होता है। लिम को थोड़ा मुश्किल में देख सिया उसको बोलती है, लिम जरा ध्यान से, वो तुम पर भारी पड़ रहा है। टकला फिर लिम को मारने के लिए पंच मारता है। लिम इस बार उसको पीछे की ओर झुक के डॉज कर लेता है, जिससे अटैक हिट होने से बच जाता है। टकला लिम को पीछे झुककर देख अपना पैर लिम की टांगों में फंसाकर उसका बैलेंस बिगाड़ देता है, जिससे टकला लिम को नीचे गिरा देता है।
टकले को एक मौका मिलने के बाद लिम को नीचे पड़ा देख उसकी चेस्ट पर धबाधब लाते मारने शुरू कर देता है। लिम को पिटता हुआ देख टकला पागलों की तरह खुश हो जाता है और लिम को बोलता है, तुम घमंडी छोटे कमीने बहुत अकड़ रहे थे ना, अब इसे झेल के बताओ। लिम को पिटता देख सिया घबरा जाती है। वो हिसू की तरफ देख बोलती है, क्या तुम्हें नहीं लगता तुम्हें यहाँ खड़े रहने की बजाय लिम की मदद करनी चाहिए। वो मार खाया हुआ टकला अपने बॉस का सिक्का उछलता देख बोलता है, अब ये सही है, बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए इसके साथ, और मारो बॉस इसे। तभी उस टकले के पास आकर कोई बोलता है, तुम्हारा बॉस साइज में, स्ट्रेंथ में, हर चीज में लिम से कई गुना एडवांटेज पर है और तुम्हारे बॉस के हारने के चांसेस भी बहुत ज्यादा कम है। क्या जो मैंने बोला तुम भी वही सोच रहे हो? और ये बातें करने वाला और कोई नहीं अपना डॉक्यूमेंट होता है जो कि उसी के पास बैठा होता है। दूसरी तरफ हिसू भी सिहा को आंसर देता है, तुम चिंता मत करो सिस्टर नूना, क्योंकि आप जल्दी कुछ सरप्राइजिंगली देखने वाली हो कि एक लीडर का मान सम्मान क्या होता है। सिहा को उसकी कही कोई बात समझ नहीं आ रही होती है। लिम अभी भी नीचे लेटा होता है और अपनी बाजुओं से उसकी लातों को ब्लॉक कर रहा होता है, जबकि टकला रुकने का नाम नहीं लेता है। लिम उस टकले से एक क्वेश्चन करता है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? आखिर तुम किस सब के लिए ये कर रहे हो? वो टकला चोड़ में हंसते हुए लिम से बोलता है, तुम्हें ये क्या लगता है कि ये क्या हो सकता है? कि मैंने ये सिर्फ और सिर्फ पैसे की वजह से है। लिम हैरान होकर बोलता है, क्या तुम ये सिर्फ पैसों के लिए कर रहे हो? आखिर तुम जैसा इतना कोई घटिया कैसे हो सकता है? लिम की ये बातें सुनकर टकला अब और ज्यादा बुखला जाता है और वो बोलता है, कमीने तुझे लगता है कि ये मैं सिर्फ पैसों के लिए कर रहा हूँ? इस दुनिया में जहाँ आप पैसों से कुछ भी कर सकते हैं, क्या तुम्हें लगता है कि ये सिर्फ एक छोटी सी बात है? पैसों से आदमी बादलों से भी ऊपर उठ सकता है और मोस्ट पावरफुल बन सकता है। आगे वो टकला और जोर से लात मारता है और वो बोलता है, अगर वो इतना पैसा दे रहा है तो इसमें क्या ही बुरा है, और फालतू में इन सभी बातों के लिए तेरी क्यों जल रही है? तुझे तो हेल में भी जाने के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि मैं तुझे अब वहीं पर सीधा भेजने वाला हूँ, खाली दिमाग वाले बेवकूफ। अब इन सारी बातों से लिम का दिमाग गर्म हो जाता है। वो बोलता है, बेवकूफ मैं नहीं, तू है जिसने बातों बातों में अपना डिफेंस कम कर दिया है, और तुझे अब हेल में जाने से कोई नहीं रोक सकता। और लिम उसके पैर को पकड़ के मोड़ने लग जाता है। लिम जब उसका पैर मोड़ता है तो दर्द से वो टकला चिल्लाना शुरू कर देता है, क्योंकि अगले सेकंड में जमीन पर अब लिम नहीं बल्कि वो टकला होता है। उसकी पूरी टांग लिम ने वहीं पर तोड़ दी होती है और लिम उसके ठीक सामने खड़ा होता है। टांग टूटने के बावजूद भी वो लिम को धमकियां दे रहा होता है, तुम कमीने कीड़े, मैं तुम्हारे यहीं पर टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा। उसकी इतनी बकवास सुनता देख लिम उसके चेहरे पर एक किक मारता है और उसका मुंह वहीं पर तोड़ देता है। अब तो लिम ने ये टकला बोलने के लायक भी नहीं छोड़ा दोस्तों। इधर डॉक्यूम टकले को बोलता है, ओए टकले, क्या तू जानता है कि वो क्यों जीत रहा है? अगर तुम ये सोच रहे हो वहां पर लिम अपनी फिजिकल एबिलिटीज और स्किल की वजह से जीत रहा है तो तुम बिल्कुल गलत हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और इधर लिम ने उसको मार मार के दीवार के साथ चिपका दिया होता है और ठीक लिम के पीछे बेसबॉल पड़ा होता है। लिम उसको मारने के लिए अब बेसबॉल उठा लेता है। उसके बाद लिम से उस टकले ने जो भी बातें बोली थी वो उन पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। लिम इतना गुस्से में आ गया होता है कि अगले ही सेकंड वो बिना सोचे समझे उस टकले का टकला खोल देता है। और इधर डॉक्यूम अपनी बात पूरी करता है कि लिम उस टकले से इस वजह से जीत पाया है क्योंकि उसने कभी हार मानना सीखा ही नहीं है। वो जल्दी गिव अप नहीं करता। इधर गंजे को दिखाया जाता है जिसका WWE रेसलर के जैसे पूरी तरह से सिर खुल गया होता है और उसका पूरा चेहरा खूनो खून हो गया होता है। डॉक्यूम कहता है, फाइट से पहले ही डिसाइड हो गया था कि मैच का विनर कौन होने वाला है। सिहा लिम की इतनी टेरिफिंग स्ट्रेंथ और लुक देखकर घबराने लगती है। लिम ने जो अभी कांड किया होता है, इस तरह का नजारा देखकर सिहा बोलती है, यह थोड़ा नहीं बल्कि कुछ ज्यादा ही डेंजरस सीन है। आगे लिम, डॉक्यूम, हिसू ये तीनों उस गंजे से क्वेश्चन करते हैं कि तुम्हें पैसों का ऑफर देकर हमारे बेसमेंट में भेजा किसने है? और वो तीनों ही गुस्से में उस टकले को घूर रहे होते हैं। वो टकला घबराते हुए बोलता है, हम लोगों को उसने यहाँ पर भेजा है, लेकिन यहाँ पर दोस्तों हमें उसका नाम नहीं बताया, लेकिन आप समझ जाओ कि इन्हें किसने भेजा है। डॉक्यूम और हिसू आपस में बात करते हुए बोलते हैं। डॉक्यूम कहता है, जिसने ओट्रिम के मेंबर ग्योंगसू की गर्दन पर चाकू रख दिया था वो युनवू था, और वही युनवू चेयरमैन की नाजायज औलाद है। हिसू बोलता है, हाँ मुझे भी ये सुनकर एक झटका लगा था। और होंग सिहा, क्या वो उसी बच्चे को बचाने की कोशिश कर रही है जिसने उसके डैड को मारने की कोशिश की थी? सिहा उस टकले को देखकर गुस्सा हो रही होती है। वो सोचती है, जैसे की उम्मीद थी उस सीहू कमीने ने तुम लोगों को यहीं पर भेजा होगा। वो कमीना अब कुछ ज्यादा ही अपनी लिमिट क्रॉस कर रहा है। सिहा कहती है, ये मुझे भी नहीं पता था कि आखिर मेरा कब से पीछा किया जा रहा है। उस तेज आंखों वाले कमीने ने मेरे ऊपर कब से नजर रखी हुई थी। तभी होंग सिहा को एक झटका लगता है और वो सोचती है, शायद मैं सही सोच रही हूँ। वो फौरन पीछे मुड़ती है और लिम से कहती है, जल्दी सुनो, एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। युनवू की जान खतरे में है। दूसरा सीन सीयू का दिखाते हैं। वो फोन की ओर देखकर बोलता है, मेरा उस टकले से कोई कांटेक्ट नहीं हुआ, आखिर क्या वहाँ कुछ गलत हो रहा है? मैनेजर बोलता है, सर सीयू, हम एक साथ 2 ट्रैक के साथ आगे बढ़
रहे हैं ताकि अगर ऐसी कुछ गड़बड़ भी हुई हम उसका मुकाबला कर सके। आगे मैनेजर कहता है, मैं उस बच्चे पर कम से कम 10 साल से नजर रख रहा हूँ। मुझे पूरा यकीन है सिहा ना सिर्फ उसके ठिकानों पर नजर रख रही थी बल्कि उसकी थोड़ी बहुत मदद भी कर रही थी। ये सुनने के बाद सियुक थोड़ा शौक हो जाता है। फिर सियुक को सारा खेल समझ में आ जाता है। वो मुस्कुराता हुआ कहता है, ये ऐसा काम है जो एक अकेली लड़की नहीं कर सकती। वो पास का सीन सोचता है जब उसने अपने बटलर को सिहा को गाड़ी में छोड़कर आने को कहा था। सियुक को मालूम चल जाता है कि इस खेल में उसका बटलर भी सिहा का साथ दे रहा है और होता भी कुछ ऐसा है क्योंकि सिहा को छोड़ के आने के बाद बटलर युनवू को मिलने आता है। इसके बाद जब बटलर युनवू से चोरी छिपे मिलने आया होता है तभी उसके पीछे सियुक और उसका मैनेजर आ जाता है। सियुक कहता है, मुझे पता था तुम लोग मुझे यहीं इसी ठिकाने पर मिलोगे। गॉड डैम, मुझे नहीं पता था कि मैं इतनी सही प्रेडिक्शन भी कर लेता हूँ। और सियुक उन दोनों को देख हंसने लगता है। युनवू और बटलर भी सियुक को देख थोड़ा घबरा गए होते हैं। दूसरी तरफ सीन लिम का दिखाते हैं जो पूरी स्पीड से अपनी बाइक भगा रहा होता है और उसके पीछे होंग सिया भी बैठी होती है और वो लिम को बोलती है, जल्दी चलो, युनवू खतरे में है। सियुक उसके पास किसी भी वक्त पहुंच सकता है। और यार ये सीन दिखने में सचमुच काफी ज्यादा मस्त लग रहा होता है। इसके साथ सीन सिया के बचपन का दिखाते हैं जहां वो सोच रही होती है पैसों से हर एक प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। और ये बात मैंने उस वक्त समझी थी जब मैं 10 साल की थी। आगे उसका बटलर सिया को कहता है, मिस सिया, कि आप कुछ चाहती हैं? प्रेसिडेंट ने कहा कि वो आपको आपके जन्मदिन पर आपको कुछ भी गिफ्ट देंगे, जो भी आप चाहो। सिया बोलती है, अच्छा, लेकिन ये मेरे लिए कुछ जरूरी नहीं है। फिर उसका बटलर फोन पर किसी को कह रहा होता है, हाँ मुझे लगता है कि हम थोड़ी देर से पहुंचेंगे। हम तकरीबन 10 जगहों पर गए हैं लेकिन सिया को उनमें से कोई भी चीज पसंद नहीं आई। अभी उसका बटलर फोन पर ही होता है। तभी सिया आकर उसका कोट खींचकर उसे इशारे में बताती है, अंकल बटलर, मुझे वो चाहिए जो आप अभी देख रहे हैं। सिया जो मांग रही होती है वो देखने के लिए अंकल जब दूर तक निगाह मारता है तब उसे थोड़ी दूर एक बच्ची दिखाई देती है जो अपने पापा के साथ होती है। सिया का अंकल उसको बोलता है, अच्छा अब मैं समझा, उस बच्ची के हाथ में जो टेडी पकड़ा है तुम्हें भी वही सेम चाहिए। इसके बाद दोनों गाड़ी में जा रहे होते हैं जहाँ सिया का अंकल उसको बोलता है, आई एम सॉरी मिस सिया, मैंने इस टेडी के बारे में पूछा और इसे ढूंढा भी लेकिन ये एक बंद प्रोडक्ट निकला। सिया बोलती है, आखिर बंद से आपका क्या मतलब है? बटलर बताता है, इसका मतलब है कि वो इसे और ज्यादा नहीं बेचेंगे। सिया बोलती है, अगर वो लोग इसे नहीं बेचते तो क्या इसका मतलब ये है कि मैं इसे नहीं पा सकती? फिर सिया थोड़ी उदास होकर अंकल को ऑल राइट में जवाब देती है और कहती है, अब मैं इसमें क्या ही कर सकती हूँ जब वो इसे बेचना नहीं चाहते। सिया घर आने पर यह सारी बात अपने डैड योंगसुक को बताती है और योंगसुक गुस्से में कहता है, आखिर ये क्या बकवास है? आखिर उन लोगों का इससे क्या मतलब है कि वो इसे नहीं बेच सकते? सिया बोलती है, उन्होंने कहा कि इस टेडी को बंद कर दिया गया है। योंगसुक बोलता है, मेरी बच्ची, लेकिन इससे क्या ही फर्क पड़ता है? योंगसुक गुस्से में उन स्टोर कीपर्स को गालियां देता है, आखिर उन बेवकूफों ने मेरी छोटी बच्ची को वो टेडी देने से मना कैसे कर दिया? सिया, बस थोड़ा वेट करो, मैं इसे फौरन तुम्हारे लिए अभी मंगवाता हूँ। सिया अपने डैड की ऐसी बातें सुन उनसे कहती है, मैंने सुना है कि बंद का मतलब है कि वो अब इसे नहीं बेचेंगे। अगर वो इसे नहीं बेचते तो हम इसे खरीद नहीं सकते। योंगसुक सिया की बात सुनकर थोड़ा हैरान हो जाता है। सिया की ऐसी बात सुन योंगसुक कहता है, अच्छी तरह से सुनो सिया, तुम बहुत खास हो, तुम्हारे पास बहुत ही ज्यादा स्पेशल सुपर पावर्स है। सिया अपने हाथों की ओर देख बोलती है, सुपर पावर्स? क्या मैं सांस लेते वक्त अपने मुंह से आग निकाल सकती हूँ? योंगसुक कहता है, नहीं मेरी बच्ची, क्योंकि तुम्हारे पास इससे भी कहीं ज्यादा है। वो अपने पास से एक नोट निकालता है और बोलता है, ये पैसा जो है ये किसी सुपर पावर से बिल्कुल भी कम नहीं है। अगर आपके पास पैसा है तो आप कुछ भी खरीद सकते हैं और कुछ भी खाओ, चाहे कुछ भी पहनो। आप इसके साथ किसी पर्सन के फ्यूचर का फैसला भी कर सकते हैं। यही इस दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति है। आगे योंगसुक बोलता है, तुम भी बहुत ज्यादा खुशकिस्मत हो कि मेरी बेटी के रूप में पैदा हुई, क्योंकि तुम्हारे अकाउंट में पहले से ही वो पैसा जमा है जो एक नॉर्मल पर्सन अपनी पूरी लाइफ में भी नहीं जुटा सकता। और योंगसुक जाते हुए कहता है, सिया अब से ये कहना बंद करो कि इसमें हम अब कुछ नहीं कर सकते। ऐसे वर्ड्स का यूज सिर्फ नॉर्मल पर्सन करते हैं, हम जैसे स्पेशल नहीं। क्या तुम मेरी कही बातें समझ रही हो? ये एक ऐसी दुनिया है जहाँ पैसा किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। और सिया अपने डैड को वहां से जाते हुए देख रही होती है। फिर एक वीक के बाद का सीन दिखाते हैं जहाँ बटलर सिया को वही सेम टेडी देने के लिए आया होता है। वो उस टेडी को अपने सामने देख सोचती रह जाती है कि मेरा डैड सच में उस टेडी को मेरे सामने ले आया। जाहिर है इस गुड़िया का काफी बड़ा फैन बेस है। डैड ने इसे एक्चुअल कीमत से 100 गुना ज्यादा पैसा देकर एक कलेक्टर से खरीद लिया और इसको पाने के लिए वो सिंगापुर तक चले गए। टेडी हाथ में पकड़ने के बाद बटलर सिया से पूछता है, क्या आपको ये टेडी अच्छा लगा? लेकिन सिया उस टेडी को हाथ में लेने के बाद भी किसी वजह से उदास दिखाई पड़ती है। उसका अंकल सिया से पूछता है, क्या आपको ये पसंद नहीं आया? लेकिन सिया उसको बोलती है, आखिर डैड ने सच कहा
कहा था, दुनिया में सचमुच कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। सिया कहती है, इससे पहले घर के सामने एक लेडी ने मुझे एक छोटा बच्चा दिखाया और उस लेडी ने मुझसे कहा कि ये छोटा लड़का मेरा भाई है और इसका ध्यान रखना। ये पता चलने पर सिया का बटलर हैरान होते हुए कहता है, क्या ये एक नाजायज बच्चा हो सकता है? प्लीज मिस सिया, ये मुझे बिल्कुल भी नहीं, प्लीज मुझे इसके बारे में कुछ मत बताना। सिया बोलती है, मैं इस बच्चे को प्रोटेक्ट करना चाहती हूँ और सिया इस काम के लिए अपने अंकल से मदद मांगती है। उसका अंकल शौक होकर बोलता है, प्लीज मिस सिया, मैं ऐसा काम बिल्कुल भी नहीं कर सकता, बिल्कुल भी नहीं। सिया उसको बताती है, मैं तुम्हें इस काम को करने के लिए पैसे दूंगी। डैड ने कहा मेरे पास बहुत पैसा है, उन्होंने कहा कि पैसों से कुछ भी खरीदा जा सकता है और कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है और मेरी मदद के बिना वो बच्चा मर जाएगा। ये बातें सुनने पर बटलर सिया को सीरियसली देखने लग जाता है और वो सिया को कहता है, छोटी मिस, क्या आप इन सब के लिए सीरियस हैं? और सिया उसको यस में आंसर बताती है। फिर सिया का अंकल उसके पास बैठ जाता है और सिया को बोलता है, ठीक है, मैं इसके लिए रेडी हूँ, लेकिन ये हम दोनों के बीच एक सीक्रेट रहना चाहिए। सीन फिर प्रेजेंट में आता है, जहाँ पर सिया और लिम दोनों साथ में युनवू की जान बचाने के लिए बाइक पर जा रहे होते हैं और दोनों थोड़े घबराए भी होते हैं। लिम कह रहा होता है, क्या तुम पिछले 10 सालों से चोरी छिपे युनवू की देखभाल कर रही थी? सिया कहती है, हाँ, मुझे इस बात को सबसे छिपा कर रखना था ताकि मेरे डैड को पता न चल जाए। मैंने अंकल से युनवू की देखभाल के लिए एक टीम बनाने को कहा ताकि वो टीम लगातार उसकी सिचुएशन पर नजर रखे और कभी कभी उसकी मदद भी करती रहे। युनवू ने शायद सोचा होगा कि वो सिर्फ लकी है जिसके साथ अच्छी अच्छी चीजें होती रहती हैं और लिम भी मन में सोच रहा होता है, तो इस तरह युनवू को हमारा ठिकाना मिल गया। वो बच्चा उस समय सिया की तरफ से ही भेजा हुआ था ताकि हम उसका ध्यान रख सके। फिर सिया कहती है, आज मैंने अंकल से युनवू को ढूंढने के लिए कहा। होंग सियुक को मुझ पर शक था और अगर वो भी अंकल के पीछे चला जाता है तो वो आराम से युनवू को ढूंढ लेगा। फिर सिया बटलर को फोन मिलाते हुए कहती है, वो ऐसे पर्सन नहीं है जो कभी भी मेरे फोन का जवाब नहीं देते। धत तेरे की, लगता है कुछ गड़बड़ है। सीन लिम और सिया का दिखाते हैं, जहां लिम अपने बेस से निकलने लगता है और लिम सभी को कहता जाता है, मुझे चीजें पहले जैसी सही करनी है, मैं जरूर से वापस आऊंगा। लिम वहां से जाने लगता है। फिर उसे पीछे से उसके साथी आवाज देते हैं और बोलते हैं, हम पहले से ही जानते हैं कि युनवू हमारा दुश्मन नहीं है, वो भी हमारी तरह बदले लेने की कोशिश कर रहा है। भले ही हमने उसे अपनी टीम से बाहर निकाल दिया हो, लेकिन रहेंगे तो हम सिर्फ फैमिली मेंबर्स की तरह। लिम पीछे बैठी सिया से बोलता है, अब किसी चीज को कसकर पकड़ लो, और लिम वहां से पूरी फुल स्पीड में गोली की तरह अपनी बाइक भगाना शुरू कर देता है। सीन फिर से प्रेजेंट का बटलर का दिखाया जाता है, जहां सीयू को देखकर उस बेचारे के पसीने छूटने लगते हैं। सीयू कहता है, मैं इस पर विश्वास नहीं करना चाहता, ये सोचना कि मेरे डैड का सबसे वफादार सबॉर्डिनेट ही एक गद्दार है। तुमने ऐसा क्यों नाटक किया कि तुम्हें कुछ पता नहीं है? क्या सिया ने तुम्हें ऐसा करने के लिए मजबूर किया था? और उसने तुम्हें इस काम के लिए कितना पैसा दिया? सीयू की बात सुनने के बाद अब युनवू भी थोड़ा टेंशन में आ जाता है। बटलर गुस्से में सीयू को बोलता है, आखिर आप क्या करने की प्लानिंग बना रहे हैं इस बच्चे के साथ? सीयू बोलता है, मुझे इस बच्चे को मारना है क्योंकि ये कमीना मेरे डैड का दुश्मन है। बटलर गुस्से में बोलता है, आखिर तुम्हें इस बच्चे को मारकर क्या ही मिलेगा? कहीं इस बच्चे को ना मारने पर तुम्हें फ्यूचर में इस बच्चे को अपनी प्रॉपर्टी में कुछ हिस्सा देना पड़ेगा, क्या यही वजह है? अपने बटलर की ऐसी बातें सुनकर सीयूक मन में कहता है, जरा इस कमीने को तो देखो, इसकी जुबान आज कुछ ज्यादा ही तेज चल रही है। फिर सीयूक अपनी शैतानी हंसी हंसते हुए बटलर को कहता है, तो फिर ठीक है, हमारा वफादार होने के नाते मैं तुम्हें एक और मौका दूंगा। अभी अगर तुम पलट कर उस कमीने बच्चे को पकड़ लेते हो तो मैं तुम्हें सिया से दिए गए वादे से 3 गुना ज्यादा पैसे दूंगा और साथ ही साथ 100% तुम्हारी सैलरी भी बढ़ाऊंगा। फिर सीयू का गार्ड अपने हाथ में लोहे का पंच लेकर उन दोनों को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन सीयू उसको रोकते हुए कहता है, तुम्हें क्या इतनी जल्दी है? हम इसे पहले और भी ज्यादा अच्छी ऑफर तो दे दे, क्या पता इसका भी मूड बदल जाए। और सीयू अपनी अगली ऑफर देते हुए बोलता है, या फिर मुझे आपके लिए LA में एक घर खरीदना चाहिए क्योंकि तुमने कहा था कि तुम्हारा एक बच्चा भी है, इसीलिए पढ़ाई को ध्यान में रखते हुए अपनी पत्नी को अपने साथ भेजना एक अच्छा आइडिया हो सकता है। और सीयूक मन में कहता है, अभी जो इस टाइम पैसे का गुलाम है वो तुम हो बटलर कमीने। सीयूक की बटलर को ऐसी ऑफर देने पर युनवू बटलर पर शक करने लगता है क्योंकि क्या पता पैसों के लालच से ये बटलर भी बदल ना जाए, और वो अपने हाथ में पकड़े चाकू से हमला करने के लिए बिल्कुल रेडी होता है। सीयूक युनवू को कहता है, बच्चे तुम्हें इस चाकू को गिरा देना चाहिए, वैसे भी तुम इस बंदे के साथ कुछ गलत नहीं कर पाओगे। फिर हमें सीयू के गार्ड से इंट्रोड्यूस करवाते हैं जो कि एक स्पेशल फोर्सेस का मेंबर होता है और ये ओटरिम का सिक्योरिटी डायरेक्टर क्यूंग सुंग जिन होता है। सीयूक मुंह बनाते हुए बोलता है, मेरा कमजोर बाप तुम्हें मार भी नहीं सका, मैं सचमुच चाहता था कि वो इस शुभ काम को खुद अपने हाथों से करते। और सीयूक सीरियस होकर कहता है, बस बहुत हो गया, अब टाइम नहीं है, जल्दी करो और उस बच्चे को पकड़ो और अपनी लाइफ बदल लो। सीयू की ऑफर सुन वो बटलर भी सोच में पड़ जाता है, आखिर अब वो क्या करे, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। सीयू कहता है, मैं तुम्हें सिर्फ सोचने के लिए 5 सेकंड दूंगा, अब फैसला तुम्हारे हाथों में है। और वो गिनती गिनना शुरू करता है और साथ में उसका गार्ड भी आगे बढ़ने लगता है और गिनती धीरे धीरे कम हो रही होती है। 5 4 3 2
और 1। गिनती खत्म होने पर बटलर फौरन युनवू की ओर मुड़ता है। उसके एक्सप्रेशन देखकर ऐसे मालूम चलता है जैसे उसने अपना मन ऑफर देख के बदल लिया है, लेकिन वो युनवू को कुछ ऐसे वर्ड कहता है जिसे युनवू भी सुन के थोड़ा हैरान हो जाता है, और वो शब्द होता है लाइव। फिर वो बटलर अपनी दया की नजरों से देख युनवू को कहता है, बच्चे तुम बस अभी के लिए जियो। ये कहने के साथ वो बिना टाइम वेस्ट किए उस डायरेक्टर के गले को पकड़ लेता है ताकि वो वहां से मूव ना कर सके। उसके गले को पकड़ने के साथ बटलर उसे जमीन पर पटक देता है और बटलर चिल्ला के युनवू को बोलता है, बच्चे ये सही वक्त है यहाँ से निकलने का, जल्दी करो और यहाँ से भाग जाओ, तब तक मैं इसे रोक के रखता हूँ। लेकिन युनवू उस बटलर की पुरानी बातें याद कर रहा होता है, जहाँ युनवू बटलर से पूछ रहा होता है, तो क्या मेरे साथ जो कुछ भी हुआ वो किस्मत या गुड लक की वजह से नहीं हुआ? बटलर कहता है, हाँ, क्योंकि मिस सिहा हमेशा से आपकी मदद करती रही है और ये सब तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल रहा होगा। अगर दुनिया के लोगों को पहले ही पता चल जाता कि योंगसुक की एक और औलाद है और तुम पहले ही मिल जाते तो हो सकता था कि तुम्हारी मोम को भी ये बुरा वक्त देखना न पड़ता। सियुक को अंकल बटलर और उसके खुद के साथ इतना बुरा करता देख युनवू को गुस्सा आ रहा होता है, और दूसरी तरफ सियुक अपने ड्राइवर को कहता है, ओए तुम जल्दी करो और जाकर उस बच्चे को पकड़ो। वो बटलर उसको पकड़ने के साथ बोलता है कि मैं पागल हूँ, आखिर मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे घर भी एक छोटा बच्चा है, फिर भी मैं अपनी जान खतरे में डाल रहा हूँ। ये दुनिया और इस दुनिया में रहने वाले लोग सचमुच हार्टलेस हैं। और दूसरी तरफ युनवू अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाता है। इसके साथ बटलर अब गुस्से में आकर उस डायरेक्टर का कान अपने दांतों से पकड़ के उखाड़ देता है और चिल्लाकर कहता है, मैं उम्मीद करता हूँ कि हम ऐसी दुनिया में नहीं रहेंगे जहाँ पैसे से सब कुछ सॉल्व हो सकता है। और इसी के साथ पूल के अंदर से बहुत जोरों से चिल्लाने की आवाजें आती हैं, और यहाँ पर किसकी मौत होती है ये आगे पता चलेगा। पता नहीं बटलर यहाँ से बचा है या नहीं। अगले सीन में लिम और सिहा वही उसी ब्रिज के नीचे साथ में पहुंचते हैं। लिम बोलता है, मुझे यहाँ कोई नहीं दिख रहा है, लेकिन एक सेकंड, वहाँ अंधेरे में कोई पड़ा हुआ है, आखिर वो कौन हो सकता है? सिहा उसे ऐसे लेटा देख पहचान लेती है और दौड़कर उसके पास जाती हुई बोलती है, नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। फिर स्टोरी वाला बंदा बताता है कि अभी पहले जो यहाँ हादसा हुआ था, उस हादसे के अंदर सिहा के अंकल बटलर बुरी तरह से मारे जाते हैं और वो काफी जख्मी भी होते हैं। सिहा उनके पास बैठकर जोरों से रोने लगती है, जबकि लिम गुस्से में वहीं खड़ा सब देख रहा होता है। स्टोरी कीपर मेन स्टोरी बताता है, अब इसी हादसे को देखकर लिम के मन में बदले की चिंगारी जागती है। बदले की आग अब हर जगह फैल चुकी होती है और लिम मन में गैमिन के बारे में सोचता है। ये सब उसी स्कूल वाले लड़के की वजह से होता है और अब 3 दिन में आमने सामने की टक्कर होगी। अगला सीन अपार्टमेंट में उसी बटलर की तस्वीर अपनी मैरिड वाइफ के साथ दिखाई जाती है, जहां उसकी शादी को कुछ ही टाइम हुआ होता है। कोई टीवी पर युनवू की न्यूज देख रहा होता है। इंचियोन होटल में चाकू से अटैक करने वाला क्रिमिनल अभी भी लापता है, जबकि तलाशी अभी भी जारी है। इंचियोन होटल वाले क्रिमिनल का ठिकाना किसी को पता नहीं है। पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज के बेस पर जांच कर रही है। ये न्यूज देखने वाली बटलर की वाइफ होती है, जो कहती है, सो क्लोज, अगर वो लोग उसे तभी पकड़ लेते तो आज बहुत अच्छा होता और वो आगे भाग नहीं सकता था। खैर छोड़ो, वो जल्द ही पकड़ा जाएगा, इसमें ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है। और तभी उसको अंदर रूम से उसके छोटे बच्चे की जागने की आवाज आती है। वो रूम के अंदर आते हुए बोलती है, मेरे प्यारे लिटिल प्रिंस, क्या तुम जाग गए हो? वो जाकर अपने बच्चे को गोद में उठाती है और बोलती है, फिक्र मत करो मेरे बच्चे, पापा जल्द ही घर आते होंगे। लेकिन वो गुस्सा होकर योंगसुक को गालियां दे रही होती है। योंगसुक कमीने, अगर किसी के घर पर कोई बच्चा है तो कम से कम तुम्हें उसको जल्दी घर जाने देना चाहिए। उसका बच्चा उसकी गोदी में हंसते खेलते पापा पापा बोल रहा होता है। उसके बच्चे को पापा पापा कहते देख वो कहती है, इस बच्चे ने फिर से अपनी मोम को दुखी करना शुरू कर दिया। और वो कहती है, मेरे बच्चे ने मोम से पहले पापा कहना सीखा, लेकिन उस बेचारी को अभी ये नहीं पता होता है कि उसका हस्बैंड अब हमेशा के लिए कभी भी नहीं आने वाला है। सीन लिम और सिहा का दिखाया जाता है, जहाँ पर वो दोनों अभी भी अपने अंकल की डेड बॉडी के पास बैठे होते हैं। लिम उसकी डेड बॉडी को देख कहता है, उन कमीनों ने सीधा इसके दिल पर अटैक किया है, जिससे इनके जिंदा रहने के चांसेस भी ना के बराबर हैं। लिम कहता है, होंग सिया, मैं तुमसे कुछ जानना चाहता हूँ, मुझे ये बताओ, होंग सियुक युनवू को ढूंढने की कोशिश क्यों कर रहा है? आखिर उसका उस बच्चे के साथ क्या लेना देना है जो कि वो उसकी जान लेने के लिए इतना गिरा हुआ है? सिहा कहती है, अगर युनवू जैसी कोई नाजायज औलाद सामने आई तब उसे कंपनी और घर के शेयर्स मिलने का हक होगा, इसीलिए होंग सियुक चाहता है युनवू हमेशा के लिए गायब हो जाए। होंग सिहा की सारी बातें सुनकर लिम शौक रह जाता है और लिम वहां से उठकर टनल से बाहर की ओर दौड़ता है। लिम बाहर आकर चारों ओर इधर उधर युनवू को ढूंढने की कोशिश करता है। लिम कहता है, अगर सिया सच कह रही थी तो युनवू को यहाँ होना चाहिए था, लेकिन मुझे यहाँ और कोई नहीं दिख रहा है। तब लिम घबराते हुए सोचता है, कहीं ऐसा तो नहीं है कहीं उन लोगों ने युनवू को कहीं और मार दिया हो। लिम ये सोचता ही है, तभी वहाँ पुलिस की गाड़ी आ जाती है और लिम वहीं होता है। गाड़ी से पुलिस निकलती है और वो लिम को देख बोलती है, उधर देखो एक बंदा, क्या बात है, लगता है जो हमें रिपोर्ट दी गई थी वो बिल्कुल सच थी, शायद ये उसके साथ मिला हुआ उसका साथी क्रिमिनल हो सकता है। वो पुलिस जब टनल के अंदर किसी को जख्मी देखती है तो वो दौड़कर वहां जाते हुए बोलते हैं, फौरन एम्बुलेंस बुलाओ, ये एक मर्डर केस है। और लिम वहां बस सदमे में खड़ा होता है। वो सोचता है, आखिर यहाँ ये सब चल क्या रहा है, मुझे कुछ समझ क्यों नहीं आ रहा है। अचानक से मेरे दिमाग ने
तुमने काम करना बंद क्यों कर दिया। फिर हमें कोई डरावना मॉन्स्टर दिखाते हैं जो कि कहता है ये सब कुछ जो भी हो रहा है उसका रीजन सिर्फ और सिर्फ तुम हो। और इसके साथ यून गैमिन की आंख भी खुल जाती है और उसके पसीने छूटना शुरू हो जाते हैं। फिर पता चलता है गैमिन ही ये डरावना सपना देख रहा था। वो उठकर बोलता है ये तो बस एक सपना था, लेकिन इस वक्त टाइम क्या हो गया है। और जब वो अपना फोन चेक करता है तो सुबह के 4 बजे होते हैं। गैमिन अपने फोन पर आए नोटिफिकेशन को जब चेक करता है तो वो उसे देखकर थोड़ा शॉक हो जाता है, क्योंकि वो नोटिफिकेशन उसकी मॉम की थी जिसमें लिखा होता है बेटा मैंने न्यूज आर्टिकल में देखा जिसमें तुमने अच्छा काम किया है ना। मेरे अमेरिकन कोलीग्स बहुत हंगामा कर रहे हैं और इस काम के लिए तुम्हें हीरो भी कह रहे हैं। तुमने सच में ये बहुत अच्छा काम किया है, वेल डन। इस मैसेज को पढ़कर गैमिन पानी पीता है और सोचता है जब मैं खुद पर जोर डालता हूँ तो वो आमतौर पर इससे नफरत करती है, लेकिन हैरानी की बात है कि उन्होंने इस बार मुझे डांटा तक। फिर गैमिन अपनी स्टोरी बताता है जब मैं मिडिल स्कूल में था तब मेरे मॉम डैड का डिवोर्स हो गया। मैं फिलहाल अपने डैड के साथ रह रहा हूँ। मेरी मॉम अमेरिका के एक बिजनेस ट्रिप पर गई थी अब जिन्हें काफी टाइम हो गया। मेरे डैड का डिवोर्स सिर्फ मेरी वजह से हुआ है और मैं ही इसका एक रीजन हूँ। मेरे डैड एक काफी अच्छी फैमिली से थे और एक ग्रेट डॉक्टर भी बने। दूसरी ओर मैं एक इडियट हूँ जो ठीक तरह से पढ़ाई भी नहीं कर सकता। मेरे रिलेटिव्स ने मुझ पर मेरे डैड की असफलता के रूप में गौर किया। ये कोई हैरानी की बात नहीं है। आखिरकार काफी आर्ग्यूमेंट के बावजूद डैड ने मेरी वजह से शादी कर ली और मेरी माँ नहीं चाहती थी कि मैं उन लोगों की वजह से दुखी हूँ और एट द एंड उनका डिवोर्स हो गया। अगर मैं एक डिसेंट बेटा होता, एक ऐसा बेटा जिन पर मेरे मॉम डैड को मुझ पर प्राउड फील होता, तो शायद से ये सब ना होता। फिर गैमिन अपने डैड की बात सोचता है बेटा मॉम और डैड को कभी भी तुम पर शर्म नहीं आई। और गैमिन गुस्सा खुद पर होता है और बोलता है डैड ने ये बात मुझसे झूठ बोली थी। पता नहीं यार क्यों, पर मुझे लगता है यहाँ गैमिन किसी गलत फहमी की वजह से खुद को दोषी मानता है। दोस्तों मॉर्निंग का टाइम होता है जहाँ गैमिन स्कूल जा रहा होता है। वो कहता है वो बच्चा जो भाग गया था उसे अभी तक नहीं पकड़ा है और उसके पकड़े जाने की कोई खबर सामने नहीं आई है। गैमिन युनवू के बारे में और बातें सोचता है। अगर वो बच्चा सचमुच बदला लेना चाहता है और या उसने अभी भी हार नहीं मानी है, वो अटैक के लिए फिर से वापस आ सकता है। और ये बातें सोच कर गैमिन फालतू में अपने पसीने बहा रहा होता है। गैमिन जा रहा होता है तभी रास्ते में उसको उसका फ्रेंड ली जुन मिल जाता है और वो कहता है यून गैमिन क्या तुम स्कूल जा रहे हो। और आगे गैमिन को देख कर कहता है तुम डरे हुए क्यों लग रहे हो, जैसे कि तुमने कुछ गलत कर दिया हो। क्या तुम्हें ब्रेव सिटीजन का अवार्ड नहीं मिला है। ली जुन गैमिन के सामने फनी पोज बनाते हुए कहता है चलो भी यार अब फालतू में उल्टा पुल्टा सोचना बंद करो। तुम्हें तो इस बात पर खुश होना चाहिए कि तुम्हें ब्रेव सिटीजन का अवार्ड मिला है, ये सचमुच में बहुत बढ़िया है मेरे दोस्त। आगे ली जुन बोलता है लेकिन कल उस आदमी का क्या हुआ जो तुमसे मिलने आया था। मुझे सेयुन ने बताया कि वो अचानक आया और बिना किसी रीजन के फाइट करने लगा। गैमिन उसकी बातें सुनकर शॉकिंग वे में हाँ बोलता है। फिर ली जुन चिल्लाते हुए कहता है देखो मैंने तुमसे पहले ही कहा था, तुम उसे देखकर ही बता सकते हो कि उसका नेचर बहुत खराब है। मुझे उसे वहीं पर उसी समय पीटना चाहिए था। उसकी बातें सुन गैमिन बोलता है कोई बात नहीं, वैसे भी ये कोई सीरियस मैटर नहीं था और जब तक कुछ सीरियस मैटर ना हो तब तक ये सब ठीक है और इसमें चिंता की कोई बात नहीं है। रास्ते में जाते जाते ली जुन को प्रेशर पड़ने लगता है और वो गैमिन को बोलता है अरे नहीं गैमिन तुम आगे चलो, मुझे फौरन टॉयलेट जाना होगा। गैमिन बोलता है लेकिन ये स्टाफ टॉयलेट है। ली जुन कहता है किसे परवाह है और वैसे भी ये अभी खाली पड़ा है। गैमिन जाते जाते कहता है आज हमारा प्रैक्टिस टेस्ट है और मैं हैरान हूँ कि सभी लोग यहीं पर हैं। गैमिन को ऊपर आने पर शोर सुनाई पड़ता है। जब वो देखता है तो कोई किसी को कह रहा होता है जैसे कि मैंने तुमसे कहा आप यहाँ ऐसा कुछ नहीं कर सकती। वो देखता है कि उसके फ्रेंड्स किसी लेडी से बात कर रहे होते हैं और गैमिन ये सब देख सोचता है आखिर यहाँ चल क्या रहा है। तभी उस लेडी की नजर गैमिन पर पड़ती है और दिखने में ऐसा लगता है कि ये किसी वजह से बड़े सदमे में है और इसी वजह से इसका ये हाल बना हुआ है। उस लेडी को देख गैमिन की आंखें बड़ी हो जाती है और वो कहता है जिस पल मैंने उसकी आंखों में देखा मुझे फौरन पता चल गया था कि कुछ बड़ी गड़बड़ है। वो लेडी भी गैमिन के दोस्तों के पास से भागकर गैमिन की ओर भागने लगती है और बोलती है आखिर मैंने तुम्हें ढूंढ ली। उसकी ऐसी हरकतें देख गैमिन के दोस्तों को भी कुछ समझ नहीं आ रहा होता। दूसरी ओर ली जुन टॉयलेट में बैठा हुआ कहता है ओ गॉड मैं टॉयलेट करते वक्त इन शॉट्स को देखना बंद नहीं कर सकता, ये पता होने के बावजूद भी कि ये एक्चुअल में हमारी पढ़ाई का दुश्मन है। तभी स्क्रॉल करते वक्त उसके सामने एक वीडियो दिखती है जिसे देख वो थोड़ा शॉक हो जाता है क्योंकि उस शॉर्ट्स न्यूज में बता रहे होते हैं कल रात एक घटना घटी है जहां अंडरपास ब्रिज के पास एक बंदे को चाकू मारकर उसका मर्डर कर दिया। फिर सीन उसी लेडी का दिखाते हैं जो गैमिन को बोलती है कल पता चला कि ब्रिज के नीचे जिस पर्सन का मर्डर हुआ है उसकी पहचान जुंग हयोंग बताई है और उसकी एज भी 37 बताई है और पुलिस ने ये भी नोट किया है कि वो ओट्रिम के चेयरमैन होंग योंग सुक का सबॉर्डिनेट था। और इसके साथ दोस्तों ये भी पता चलता है कि ये पागल लेडी और कोई नहीं बल्कि उसी बटलर की वाइफ होती है जो कि उसकी मौत की खबर सुनने के बाद सदमे में चली गई होती है। वो जोर जोर से वही रोने लगती है और बोलती है अगर वो सचमुच अपना बदला लेने का इरादा रखता है और क्या होगा अगर उसने अभी भी हार नहीं मानी है और वो वापस फिर से आए। और उस लेडी ने न्यूज पर यह
ये भी सुना होता है मर्डर वाली जगह पर उसी बच्चे क्रिमिनल का चाकू देखा गया है। आगे वो गैमिन से बोलती है इस केस में ऐसा माना जा रहा है कि ये वही लड़का है जिसने हाल ही में इंचियनपी होटल में चाकू से हमला किया था। और वो गुस्सा होते हुए बोलती है अगर तुमने उसे जाने नहीं दिया होता तो आज मेरा हस्बैंड जिंदा होते। अगर ऐसी सिचुएशन बन जाए कि किसी की मौत हो जाए तो उसके बारे में तुम्हें क्या पता कि उसके दिल पर क्या बीतती है। गैमिन उसकी बातें सुन बस यही कहता रह जाता है कि आप गलत है, मैंने उसे जानबूझकर भागने नहीं दिया। और गैविन के दोस्त भी ये सारा सीन देख रहे होते हैं। गैविन मन में अभी भी यही सोच रहा होता है कि उस बच्चे को रोता देख उस पल मैं कुछ देर के लिए अपनी हिम्मत खो बैठा था और मेरे पैर वहां मुझे जवाब दे गए थे जिस वजह से मैंने उसको वहां से जाने दिया। दूसरी तरफ फिल्म के बेसमेंट में लिम, डॉक्यूम और हिसू को दिखाते हैं जो साथ में खड़े होते हैं और उनके सामने सिहा अपनी ड्रेस चेंज करके आ जाती है और वो तीनों से कहती है मैंने थोड़ी देर पहले इस बात को कंफर्म करने की कोशिश करी और ये बात अब अच्छी तरह से कंफर्म भी हो चुकी है। अब यहाँ सिहा इन तीनों से किस बात के बारे में बात कर रही है ये तो अब हमें इसके अगले एपिसोड में ही देखने को मिलेगा दोस्तों। तब तक के लिए अलविदा और वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखने के लिए शुक्रिया। और जिसने भी अभी तक इसका फर्स्ट एपिसोड नहीं देखा है वो जाकर जरूर देख लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए ताकि इसके और आने वाले अमेजिंग एपिसोड आप मिस ना कर दो। शुक्रिया।